ओके, जो प्यारे बच्चों, देखो ये कुछ पॉइंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। ये एक्चुअली एनसीईआरटी बेस्ड पॉइंट है सारे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कब अपीयर हुआ ऑन अर्थ। ठीक है, यहाँ पे अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अब ये जो चीज दिखाई है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म। सेल्यूलर का क्या मतलब है? सेल। इसका मतलब इससे पहले जो अपीयरेंस आपको पूछा जाएगा वो होगा नॉन सेलुलर फॉर्म, जो सेल बना ही नहीं था बट वो लिविंग था। ठीक है, सो एनीवे यहाँ पे अब बात करते हैं अनएरोबिक हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। अनएरोबिक हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया सबसे पहले आए अर्थ के ऊपर, वेयर द फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म ऑफ द अर्थ। ये क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे पहला जो सेल्यूलर फॉर्म है वो क्या है? लिविंग फॉर्म। क्या वो ऑटोट्रॉपिक था? तो बिल्कुल भी नहीं। क्या वो एरोबिक था? बिल्कुल भी नहीं। वो ना एरोबिक था और ना ही शाम को। देखो बेटा, है ना, आप डायरेक्टली देखो ना, सारे लेक्चर्स है बेटा अवेलेबल। अवेलेबल नहीं है क्या इवोल्यूशन के बेस रिकॉर्डेड? आईआईटी सब चैनल पे देखा है आपने? फर्स्ट लेक्चर ही है मतलब, बाकी अपलोड किए नहीं क्या? ओके बच्चा, मैं देखता हूँ, देखता हूँ। ओके, तो बच्चों यहाँ पे नोटिस करो कि पहले कौन आया। पहले कौन? अंडा मुर्गी? नहीं, वो तो बहुत बाद में। पहले आया एरोबिक या अनएरोबिक? तो आंसर है पहले अनएरोबिक। ऑटोट्रोपिक या हेटेरोट्रोपिक? तो आंसर है हेटेरोट्रोपिक। इज इट क्लियर है ना? अनएरोबिक, हेटेरोट्रोपिक। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जो एक्चुअली हमें सही ढंग से पता होना चाहिए। सो जस्ट रिमेंबर दिस, अनएरोबिक, हेटेरोट्रोपिक। ठीक है, बैक्टीरिया वेयर द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ that originated about 3.5 to 3.2 billion years back। अब ये ईयर है अभी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। देखो एनसीईआरटी के बारे में देखोगे आप तो 2000 दिया है। मिलियन का मतलब आप समझ लो, ये है ना, 2 billion years back and made contradiction itself, sorry, at two places in textbook. So you are advised not to go with the NCERT। समझ रहे हो? क्योंकि वो दो बार अलग अलग मुद्दे बताता है ना। मतलब अगर हम लोग 2000 मिलियन भी बोले तो 2 बिलियन होता है, 3.5 to 3.2 बिलियन नहीं होता। मैं वो पैराग्राफ आपको रिवीजन क्लास में दिखाऊंगा एनसीईआरटी का, और हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। पूछ लेना मेरे को, ठीक है? नेक्स्ट जब भी आपका रिवीजन क्लास होगा ना, उसमें ये पूछना अगर भूल जाओ तो। So anyway, we'll discuss that paragraph. What is actually, वो क्या कह रहा है right now। देखो हमारे लिए एक बेस्ट चीज है कि पहले क्या, तो पहले अनएरोबिक हेटेरोट्रोपिक। नाउ अपीयरेंस ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स अर्थ के ऊपर कब आए? बाय द टाइम ऑफ 500 मिलियन ईयर्स एगो। 500 मिलियन ईयर्स एगो। अब ये बहुत ही बड़े क्रुशियल पॉइंट है। 500 मिलियन है, बिलियन नहीं है, मिलियन। 500 मिलियन ईयर, बहुत ज्यादा हो जाता है बिलियन, ठीक है? मिलियन ईयर्स एगो इनवर्टिब्रेट्स फॉर्म एंड एक्टिवेटेड। ठीक है, तो वो है ना उस समय अवेलेबल थे फॉर्म, है ना, इनवर्टिब्रेट्स। अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट वर्टिब्रेट। अब यहाँ पे ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये इंपॉर्टेंट है, जॉलेस फिश। ठीक है, first vertebrate, jawless fishes। You know, now you know the animal kingdom, you know what is jawless fish, है ना? So appearance of the first vertebrates, the jawless fishes evolved around 350 million years ago। अब ये थोड़ा ध्यान से समझना है। मिलियन ईयर्स एगो मतलब 350, ये नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है। उससे पहले 350 मिलियन ईयर्स एगो, मेरा अंदाजा है कि 350 मिलियन, है ना, ईयर्स पहले। ये आप एकदम डॉट 350 लेके उधर पॉइंट मार दोगे बोले यहाँ पे आया था जॉलिस फिश, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है,
So jawless fish evolved around 350 million years ago, and these species were fleshy and lobed, है ना, ये जो है आए थे। अभी अभी आपने देखा होगा, इवन जब आप इकोलॉजी पढ़ोगे तो बेटा इनके बारे में आपको देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। इनको हम लोग बोलते हैं सिलोकैंथ, ठीक है, लोब फिन फिशेस एंड ओरिजिन ऑफ एम्फीबियन। एम्फीबियन कब आए भाई? द फिश विद द स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फ्लेशी लोब फिन, सिलोकैंथ, could move and on land, ये बहुत ही important है, move on land and gave rise to primitive amphibian and then go back to the water। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि ये जो एम्फीबियंस आज के हम लोग देखने को मिलते हैं वो एक्चुअली कौन से फिश से आए हैं? तो उस फिश का नाम है सिलोकैंथ। उनको हम लोग क्या बोलते थे? सिलोकैन। वो जमीन पे ऊपर आए, चलने लगे, वापस पानी में जाते थे, फिर आते थे, इस तरह से, ठीक है। सो लोब फिन फिश, सिलोकैन एंड ओरिजिन ऑफ एम्फीबियंस, ठीक है, तो ये चीज हुई है। देन यहाँ पे देखो कोई ईयर मेंशन नहीं किया है, फिश विद स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फ्लैशी लोब फिन्स, सिलोकैन एज अ लिविंग फॉसिल। अब एक प्रॉब्लम है, देखो इन 1938 a fish caught in South Africa। मजेदार बात यह है कि 1938 तक हमें लगता था कि सिलोकैन लीव फॉसिल्स हो गए, मतलब वो एक भी लिविंग स्पीसीज हमको 1938 तक कभी नहीं मिला, 38 तक कभी नहीं मिला। बट सिलोकैंथ which was thought to be extinct, but the reality is there are no specimens of the fleshy lobe fin fishes except Silocanth latimeria with us, hence called as the living fossil। तो हमें ये चीज देखने को मिलती है कि उनका फॉसिल हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बट एक लिविंग स्पीसीज हमको मिला है वो 1938 में, ठीक है, और उसका नाम है लैटिमेरिया। ये एक सिलोकैंथ है। क्या है बेटा? ये एक सिलोकैंथ है, ठीक। तो ये जो सिलोकैंथ होते हैं, बिल्कुल सही, ये लिविंग है और इसीलिए इनको हम लोग लिविंग फॉसिल्स कहते हैं, ठीक है। बट उससे पहले हमें ये लैटिमेरिया भी नहीं मिला था 1938 के पहले, ठीक है। नाउ द फर्स्ट लाइफ दैट माइग्रेटेड फ्रॉम द एक्वाटिक टू द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। अब यहाँ पे आप देखोगे कि क्या पहले एनिमल अर्थ के ऊपर आए या पहले प्लांट? सही है, हेलो, क्वेश्चन क्या है? पहले एनिमल अर्थ के ऊपर आया या पहले प्लांट? तो देखो प्लांट एनिमल तो आ नहीं सकते बेटा, पहले प्लांट्स को ही आना पड़ेगा इधर, ठीक है, और यहाँ पे ऐसा एटमॉस्फेयर डेवलप करना पड़ेगा जहाँ पे एनिमल सरवाइव कर सके। तो सबसे पहले है ना जो ब्रायोफाइट्स है, मॉस एक्चुअली मास नहीं है, मॉस है ये। तो मॉसेस और ब्रायोफाइट जो है वो अर्थ के ऊपर पहली बार आए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम, इसलिए वो भी एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट्स कहलाए जाते हैं, यू नो इट, ठीक है। तो फर्स्ट लाइफ दैट माइग्रेटेड फ्रॉम द, तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा भैया पहले कौन, प्लांट से एनिमल्स, अर्थ के ऊपर कौन आया पहले, मतलब लैंड सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो आंसर है बेटा प्लांट। देन एंसेस्टर्स ऑफ द एम्फीबिया, फ्रॉग्स एंड सैलामेंडर्स। लो फिन फिश जिसको सिलोकैंथ बोलते हैं, आर द एंसेस्टर्स ऑफ द एम्फीबियंस। Then amphibia were first animal, but amphibia were first animal, but second organism because the first were plants which migrated from aquatic to the terrestrial habitat। तो ये जो कंपटीशन है प्लांट्स और एम्फीबियंस के बीच में, ठीक है, तो प्लांट्स पहले आया, बाद में वो आया, ठीक है। नाउ दैट्स इट, सिंपल। Origin of reptiles and region of their successful life। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे आप डायनासोर्स वगैरह के बारे में बात करते हो, तो रेप्टाइल्स ने बहुत ज्यादा डोमिनेंस पाया बेटा अर्थ के ऊपर। एम्फीबियंस आए जरूर, बट जो रेप्टाइल्स ने जो मतलब क्या बोलते हैं, है ना, डोमिनेंस शो किया, वैसा एम्फीबियंस नहीं कर पाए, उतना मतलब ह्यूज स्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पाए। तो रिजल्ट आप देख सकते हो कि जिनका जो बहुत तेजी से फैले ना, वो उतने तेजी से खत्म भी हो गए। एम्फीबियंस की बहुत सारी स्पीसीज आज भी जिंदा है, ठीक है। सो ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स एंड रीजन, देखो रेप्टाइल्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स हैव अ थिक शेल्ड एग्स,
थिक शेल्ड एग्स, जो कि एम्फीबिया के पास नहीं है, which do not dry up in sun unlike those of the amphibians. So in next 200 million years or so, ठीक है, बहुत सारे बेटा जो है आपको देखने को मिलते हैं रेप्टाइल्स फैल गए अर्थ के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है, टर्टल, टर्टॉइस, क्रोकोडाइल, है ना, ये सब उस समय अवेलेबल थे। हम लोग डायग्रामेटिकली देखेंगे तब ये आपको लिंक लगेगा, ठीक है। डायनासोर जिसको हम लोग इक्थियोसॉरस, ये फिश लाइक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। देन टायरानोसॉरस रेक्स, ये बिगेस्ट डायनासोर विद द 20 फीट हाइट एंड ह्यूज डैगर लाइक टिप है। मतलब आप डायनासोर्स की क्या बोलते हैं लिमिट्स देखो, लिमिट देखो। एक फिश लाइक डायनासोर था जो पानी में रहता है, एकदम फिश लाइक डायनासोर, इसको हम इक्थियोसॉरस कहते हैं। दूसरा है जो जमीन के ऊपर आकर के 20 फीट हाइट तक ऊंचा हो गया, वो है टायरानोसोरस रेक्स। इसके बारे में आपने देखा होगा, जो भी बच्चों आप गूगल में गेम भी खेलोगे, अगर गूगल कनेक्शन गया है, या तो जितने भी बेटा आपको खिलौने मिलते हैं डायनासोर के, वो सारे टायरानोसोरस रेक्स के होते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेटली आपको समझ में आना चाहिए कि इतना बेटा उन्होंने डाइवर्सिटी यहाँ अर्थ के ऊपर बना ली थी। बट उसके बाद में गोल्डन एज आया रेप्टाइल्स का, ठीक है, एंड देन एक्सटिंक्शन ऑफ द डायनासोर, दोनों चीजें हुई। तो यहाँ थोड़ा नोटिस करना सब बच्चे, लास्ट क्लास में मैंने एक पॉइंट बताया था, आज भी हम लोग उसको पढ़ेंगे। मुद्दा ये है कि पीरियड, इपोच और इरा, ये इनमें फर्क है, इनमें फर्क है। तो व्हाट इज वाज द जुरासिक? जुरासिक वाज द पीरियड, इट इज नॉट द एरा। ये एरा नहीं है, इट्स अ पीरियड। जुरासिक पीरियड was the golden age reptiles and after that dinosaur का जो है वो extincted because of the two problem reasons। अभी दो कारण बताए जाते हैं मोस्टली। एक होता है क्लाइमेटिक चेंज ने उनको किल कर दिया, दूसरा मोस्ट ऑफ देम इवॉल्व्ड इनटू बर्ड्स, ठीक है। तो ये भी एक बहुत जबरदस्त हाइपोथेसिस है। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि सारे खत्म हो गए, सारे मर गए, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो भी आपको लिविंग फॉसिल मिलते हैं उस समय जिंदा थे, ठीक है, वो मरे और उनके फॉसिल बने। बट जो मॉडिफाई हो गए, जो अडॉप्ट हो गए, जैसे सिलोकैंथ के बारे में भी बोलते हैं हम लोग, बहुत सारे सिलोकैंथ है ना, उनका फॉसिल मिलता ही नहीं, तो वो एम्फीबियन में कन्वर्ट हो गए, ठीक है, मॉडिफाई हो गए। तो क्लाइमेट चेंज ने सबको मार डाला, या तो वो मतलब मोस्ट ऑफ द डायनासोर जो है वो बर्ड्स में कन्वर्ट हो गए, या मॉडिफाई हुए, या इवॉल्व हुए, ठीक है। इस तरह के बेटा दो कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है। पहला वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा फेमस है क्योंकि उसमें कब खत्म हो गया, मर गया, ऐसे बोले तो लोग जल्दी समझ जाते हैं, ठीक है। सो एनीवे, नाउ ओरिजिन ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स का ओरिजिन कब हुआ? बर्ड्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द रेप्टाइल्स, ये तो आपको पता है। एंड एविडेंस कम्स फ्रॉम द आर्कियोप्टेरिक्स। अभी ये कनेक्टिंग लिंक है भाई, है ना, तो है ना, रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में, है ना। ये चैप्टर के शुरुआत में बेटा मैंने आपको एक नोट्स भेजा है, उसमें बहुत सारे कनेक्टिंग लिंक्स दिए गए हैं हर एक इसके। देन ओरिजिन ऑफ मैमल्स, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मैमल्स का ओरिजिन एंड देयर डोमिनेंस, है ना, अपॉन अदर्स। मैमल्स आल्सो ओरिजिनेटेड फ्रॉम द रेप्टाइल्स। अब ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी लोगों को लगता है कि रेप्टाइल से बर्ड्स एंड मैमल है, ऐसा नहीं है, ये क्लियर करो, ऐसा नहीं है, ठीक है। रेप्टाइल्स से दो एडाप्टिव रेडिएशंस आए, एक एडाप्टिव रेडिएशन उड़ने वाला, एक एडाप्टिव रेडिएशन दो पैर पे चलने वाला, या व्हाटएवर, या तो क्या बोलते हैं मेमोरी ग्लैंड्स वाला, ठीक है। तो वो तो दो पैर वाला बाद में आया, बहुत बार। तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि ये बात 100% याद रखना कि मैमल्स रेप्टाइल से कनेक्टेड है बाय कनेक्टिंग लिंक्स, नॉट टू द बर्ड्स, बी केयरफुल, ठीक है, ठीक है। इनको हम लोग थेराप्सिड्स कहते हैं, विद सेपरेट लाइन ऑफ बर्ड्स, अलग लाइन उनकी, है ना, बर्ड्स की है। सो मैमल्स डोमिनेटेड ओवर द अर्थ बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। अब हम लोग इतने ज्यादा डोमिनेंट क्यों हो गए मैमल्स में? हम लोग मतलब मैमल्स, ठीक है, मैमल्स में लायन भी आता है ना, हॉर्स भी आएगा।
So they were viviparous and protected their unborn young inside the mother's body. देखो मतलब रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल बहुत हायर है, ठीक है। पोटेंशियल का मतलब क्या है कि सिर्फ बच्चे पैदा नहीं हो रहे, उनको प्रिजर्व भी किया जा रहा है, प्रोटेक्ट भी किया जा रहा है, नरिश भी किया जा रहा है प्रॉपरली। दूसरा, दे वेयर है ना मोर इंटेलिजेंट, सॉरी मोर या नॉट मोर इंटेलिजेंट इन सेंसिंग एंड अवॉइडिंग डेंजर एट लीस्ट। तो डेफिनेटली बेटा इंटेलिजेंस बढ़ता चला गया, ठीक है, और इसके वजह से वो डिसीजन ले पाए कि हाँ चलो माइग्रेट ही कर लेते हैं, यहाँ पे पानी नहीं मिल रहा दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है। दैट हैपेंड एंड सो दैट वो सरवाइव कर पाए, ज्यादा डोमिनेंट हो पाए। तो इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा एक्चुअली इसमें क्या बोलते हैं प्लस पॉइंट है फॉर द मैमल्स। नाउ आते हैं मैमल्स विद इंटरेस्ट ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। अभी देखो हमें ये पढ़ना होता है। हॉर्स के बारे में पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, उसका एंटायर क्लासिफिकेशन आ चुका है, ठीक है। एलिफेंट मतलब ऐसा कैसा एनिमल बन गया जिसकी नोज इतनी बड़ी हो गई। मैमूथ के बारे में ज्यादा पढ़ा जाता है एक्चुअली, एलिफेंट नहीं, ठीक है। देन डॉग विद स्पेशल स्टोरीज ऑफ इवोल्यूशन, इनकी एक स्पेशल स्टोरीज है, ठीक है, जिनको ज्यादा डिटेल में मतलब एक लाइन उनकी डिस्कवर की गई है ना, बहुत एंसेस्टर से लेकर। जैसे ह्यूमंस के बारे में हमने पढ़ा है, ड्रायोपिथिकस ये वो वैसा वैसा, वैसे ही हॉर्स का, एलिफेंट का, डॉग का भी प्रॉपर स्टडी हुआ है ना, प्रॉपर लाइंस वाइज फॉसिल्स और इसकी डिस्कवरीज की गई है, ठीक है। तो मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी जो है वो ह्यूमन की है, ह्यूमन इवोल्यूशन की है, बिकॉज उन्होंने लैंग्वेजेस है ना मतलब स्किल के साथ में हम लोग आए। दूसरा हमारे पास में सेल्फ कॉन्शियसनेस है, ठीक है। अब ये सेल्फ, ये हमारे लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में लिखा है एकदम पहला 11th स्टैंडर्ड का, ठीक है। वहां पे हम लोग देखते हैं बच्चों, थोड़ा सा नोटिस कर लेते हैं कि लैंग्वेजेस और सेल्फ कॉन्शियसनेस है ना, ये बिल्कुल 100% है ना, आपको पता है क्या मतलब होता है। नाउ ऐसा एक डायग्राम हमारे एनसीईआरटी में दिया है ना, ये एक्चुअली एनसीईआरटी का डायग्राम है, आप इसको देख सकते हो। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग देख सकते हो। देखो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ जुरासिक पीरियड बोलता हूँ, बट यहाँ पे क्या है बच्चों, मिजोजोइक एरा है। तो डायनासोर कब डोमिनेंट थे अर्थ के ऊपर, तो आप बोलोगे जुरासिक पीरियड, ओके। बट मैं पूछूंगा कौन से एरा में, तो एरा बोलेगे तो आप जुरासिक बोलोगे ना, गलत हो जाता है। एरा इज मिजोजोइक एरा, आर यू गेटिंग दिस? हेलो, है ना, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। आप एरा में बोलोगे है ना, तो मेसोजोइक बोलना है, जुरासिक नहीं। हो दिमाग में जुरासिक जुरासिक भरा रहता है तो बस जुरासिक ही लिखते रहते हैं, so that don't have to do it, ठीक है। सो एनीवे नाउ इसको थोड़ा ध्यान से देखो। हम कभी भी ये जो पढ़ते हैं ना जियोलॉजिकल टाइम स्केल, इसमें गलती क्या करता है बच्चा, यहाँ से शुरू करता है इनिशियली। नहीं भाई ऐसा मत करो। आपको पढ़ना कैसे इसको, आपको पढ़ना ऐसे है, जो भी ये टाइम स्केल बनाया गया है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, आप जहां पे हो ना वहां से शुरू होता है। मतलब इट स्टार्ट्स फ्रॉम द जीरो, it starts from the zero and then we read in the million years ago, ऐसे भी जाते हैं हम लोग, है ना। एक साल पहले क्या हुआ, पिछले साल किधर थे तुम, है ना, वहां से शुरू होता है, ठीक है। तो यहाँ तो इतना क्लोज तो बात हम करेंगे नहीं। सो 100 मिलियन ईयर्स एगो, 300 मिलियन ईयर्स एगो, 350, इस तरह से हम लोग बात करते हैं राइट नाउ। एनीवे तो अगर हम बात करें तो हमारे लिए जो है देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है, ये है क्वाटरनरी, देन टर्शियरी, इस तरह से नाम लिखे गए हैं। फिर लिखा गया है क्रेटाशियस, जुरासिक, ट्रायासिक, पर्मियन, कार्बोनिफेरस, डेवोनियन, सिल्यूरियन, ये सब कंसेप्ट इधर लिखा गया है, ठीक है। इट्स वेरी इजी, नॉर्मल, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस एंटायर थिंग, है ना। यहाँ पे हम लोग बेटा क्लियरली पहले तो ये सब चीजें समझ लेते हैं, है ना। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर, देखो अगर आप एराज वगैरह के बारे में जानना चाहते हो तो हम लोग है ना, लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया था, बट यहाँ पे वंस आई वांट टू अगेन टेल यू समथिंग अबाउट, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बच्चों, सॉरी हियर, ओके। ये देखो ये है एरा। अब ये एरा का मतलब क्या है, इसके पहले जो था वो प्री कैम्ब्रियन था, उसको बोलते प्री कैम्ब्रियन, हेलो, ठीक है। अभी प्री कैम्ब्रियन के बाद में मैं लिखता हूँ कि हाँ वहां पे हम लोग लिखेंगे कि पैलियोजोइक,
ठीक है, पैलियोजोइक। एंड देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पीरियड। अभी जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको बहुत क्लियरली कि ये जो पैलियोजोइक के पहले जो भी एरा है उनको हम पीरियड्स वगैरह में कोई डिवाइड करते नहीं है, ठीक है। हम पैलियोजोइक को, उसके बाद में जो मिजोजोइक है, उन दोनों को हम पीरियड्स में डिवाइड करते हैं, पैलियोजोइक और मिजोजोइक को। तो पैलियोजोइक में जो पीरियड्स आते हैं, नंबर 1 वो आएगा पहले बेटा कैम्ब्रियन, ठीक है। तो इससे पहले जो कुछ भी था, कैम्ब्रियन के पहले जो कुछ भी था वो हो गया पूरा प्री कैम्ब्रियन। हेलो, इजंट इट? कैम्ब्रियन के पहले जो कुछ भी था समय, उसको हम क्या बोलते हैं? प्री कैम्ब्रियन, ठीक है। तो ये बहुत पुराना कार्यक्रम है ना, कैम्ब्रियन। उसके बाद में आता है ऑर्डोविसियन, ये एक अलग है कार्यक्रम, ठीक है। उसके बाद में आता है सिल्यूरियन, सिल्यूरियन। देन आता है बेटा डेवोनियन, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, डेवोनियन, वी मिस हो गया था, डेवोनियन, ठीक है। एंड देन आता है बेटा कार्बोनिफेरस, ये बहुत फेमस है कार्बोनिफेरस, ठीक है, बहुत लोग जानते हैं इसको। एंड देन आता है पर्मियन, ठीक है। तो यहाँ तक जो हमने डिवाइड किया है, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, देन कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन, ये जो है ये पीरियड्स है, इसको बड़ा ध्यान से देखो, ठीक है। ये पैलियोजोइक एरा में आते हैं, मतलब ये है आर और ये है मिनट्स, ठीक है। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे आगे चले तो यहाँ पे आता है बेटा मिजोजोइक, मिजोजोइक, सॉरी एसओ चाहिए, मिजोजोइक, ठीक है। ये आ गया एरा। अब मिजोजोइक एरा में आता है सबसे पहले तो ट्रायासिक, ये जो है ना, हेलो, इजंट इट? ट्रायासिक है ना, ट्रायासिक। उसके उसके भी है ना, उससे है ना बाद में आया जुरासिक, उसके बाद में आया क्रेटाशियस, ठीक है। अभी ये क्रेटासियस याद रखो, क्यों? क्योंकि क्रेटासियस वो पीरियड है जहां पे डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन हुआ। अभी वो कहाँ, उनका एक्सटेंशन जुरासिक में नहीं हुआ है, हेलो, उनका एक्सटेंशन क्रेटासियस में हुआ है, हेलो, है ना। या तो डायनासोर का प्रोडक्शन मतलब जो ओरिजिन है वो कब हुआ? तो ट्रायासिक में ओरिजिन हुआ, तो उनका जो गोल्डन समय था वो जुरासिक था, इसको इसको समझो। हेलो, इजंट इट? ये ओरिजिन है उनका, ये एक्सटेंशन है, यहाँ पे बेटा वो बहुत ज्यादा फैले, डोमिनेंस यहाँ पे था, तो ये बस समझना है भाई। ना उसके बाद में एक और एरा आता है। अब ये जो एरा है इसको हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में समझते हैं, हमने बहुत छोटे छोटे ड्यूरेशन में इसको डिवाइड किया है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बेटा इको, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्योंकि ये बहुत क्लोज है, हमारे हमारे बहुत क्लोज है ना सिनोजोइक, ठीक है। तो ये जो सिनोजोइक है, इसको अगर, क्योंकि हमारे पास में तो हमने इसको और ज्यादा अच्छे से समझा है इसके सेडिमेंटेशन को, फिर यहाँ पे हम लोग इपोज में आते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं बच्चों, क्योंकि इधर ऊपर इपोज है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सिनोजोइक को हम लोग एज ऑफ मैमल्स कहते हैं, एज ऑफ बर्ड्स कहते हैं, ठीक है। डोमिनेंस यहाँ पे एंजियोस्पर्म्स का है, जिम्नोस्पर्म्स का नहीं। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। इसको डिवाइड किया है, सबसे पहला जो इपोज आया था बेटा उसको हम लोग बोलते हैं पैलियोसिन। अब यहाँ पे सिन ये वर्ड आ जाएगा, सिन, ठीक है। देन आता है इओसिन, इओसिन बच्चों, इओसिन ये वो एरिया है, एरा है, सॉरी इपोज है जिसमें एक्चुअली हॉर्सेस वगैरह जो है इनका है ना आपको इवोल्यूशन देखने को मिलता है। देन आता है ओलिगोसिन, ओलिगोसिन, अब ये सीन आएंगे सारे के सारे, ठीक है। एंड देन मियोसिन, MIO, देन प्लायोसिन, जितने भी सीन है वो सारे इकोज है, ठीक है। देन दे प्लिस्टोसिन, देन है बेटा होलोसिन, होलोसिन मतलब जिधर हम लोग है वो सब रिसेंट, ठीक है। सो दैट इज एज ऑफ मैन, होलोसिन मतलब ये हमारा समय है, होलोसिन, ठीक है। अभी देखेंगे उसके बाद में क्या होता है। So this is what entirely I'm showing on this paper. Yes, this is actually era है, period है, epoch है।
प्री कैम्ब्रियन को कुछ भी नहीं, कोई डिवाइड नहीं किया गया है, बट पैलियोजोइक और मेसोजोइक को पीरियड में डिवाइड किया गया है, थोड़े बड़े बड़े समय लिया गया है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत पहले हुआ था। तो कार्बोनिफोरस, ऑर्डोविशियन, ये ऑल सारी चीजें आती है, ठीक है। नाउ देखो, जैसे शायद मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, काउज ऑफन सिट डाउन केयरलेसली, ठीक है, काउज, काउज कैम्ब्रियन, ऑफन ऑर्डोविशियन, सिट सिल्यूरियन, ठीक है, सिट डाउन, डाउनवर्ड द डेवोनियन, केयरलेसली कार्बोनिफेरस। तो काउज ऑफन सिट डाउन केयरलेसली कार्बोनिफेरस, ठीक है। परहैप्स देयर जॉइंट्स क्रैक, परहैप्स देयर जॉइंट्स क्रैक, ठीक है, तो इतना केयरलेसली बैठती है कि उनके जॉइंट्स क्रैक हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग, आप कुछ भी अपना तरीका यूज कर सकते हो। काउज ऑफन सिट डाउन केयरलेसली, परहैप्स देयर जॉइंट्स क्रैक, इस तरह से बहुत फेमस ये निमोनिक है, मतलब पूरे वर्ल्ड में यूज करते हैं, मैंने नहीं बनाया है, मैं कोई 30 मार खा नहीं था, ठीक है, ये सिंपल है। नाउ उसके बाद में एक और इसमें स्टेटमेंट आता है, परसिस्टेंट अर्ली ऑयलिंग माइट प्रिवेंट पेनफुल रिमेटिज्म। तो ये यहाँ पे आता है, मतलब अगर उनके जॉइंट्स क्रैक होते हैं तो परसिस्टेंट अर्ली ऑयलिंग, ठीक है, ये हो गया, माइट, उसके बाद में प्रिवेंट पेनफुल, है ना। अभी ये एच जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ना रिसेंट, रिसेंट को एच लेते हैं, तो ये तो है ना रूमेटिज्म, आर एच, आर रूमेटिज्म एच, ठीक है। तो दैट इज व्हाट द पॉइंट, ये है सिंपली बच्चों नोटिस करने वाला, ठीक है, नॉर्मल पॉइंट, काउज ऑफन सिट डाउन केयरलेसली, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, ठीक है। मतलब ये जो पहले वाले दो बोलते हो ना, काउज ऑफन सिट डाउन केयरलेसली, है ना, देन परहैप्स देयर जॉइंट्स क्रैक, ये वाला जो है, इतना जब बोलोगे तो ओनली यू आर टॉकिंग अबाउट द पीरियड। अभी आप मेडिसिन के बारे में बात कर रहे हो, ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हो, परसिस्टेंट अर्ली ऑयलिंग माइट, ठीक है, प्रिवेंट पेनफुल रूमेटिज्म, रूमेटिज्म का आर लिया है रिसेंट का, ठीक है। सो बच्चों यहाँ पे आप याद रख सकते हो, आप लिख सकते हो, and this way you can remember, but whenever I will ask about the dinosaurs, डायनासोर्स को दिमाग में रख के आपके दिमाग में जुरासिक नहीं आना चाहिए, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए अब बताओ, आपके दिमाग में आना चाहिए मिजोजोइक एरा। हेलो, अभी क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, अभी देखो अभी बहुत सारी चीजें हुई है ना। डोमिनेंस ऑफ इनवर्टिब्रेट्स आपको पूछा जाएगा कि यार डोमिनेंस ऑफ इनवर्टिब्रेट्स कब थे, इनवर्टिब्रेट जो है ना उनका डोमिनेंस कब था, ठीक है, या तो ओरिजिन ऑफ वर्टिब्रेट्स कब हुआ। तो दोनों चीजें है ना ये वाले में हुआ है, मतलब ये जो है ना यहाँ पे ऑर्डोविशियन में डोमिनेंस ऑफ इनवर्टिब्रेट्स भी था और ओरिजिन, क्योंकि ओरिजिन जो है इनवर्टिब्रेट्स का वो कैम्ब्रियन में हुआ है, ठीक है। तो ऑर्डोविशियन में आपको वर्टिब्रेट्स का ओरिजिन देखने को मिलता है, वर्टिब्रेट्स का ओरिजिन देखने को मिलता है। अब मैंने इसको ऐसे याद रखा था कि देखो वर्टिब्रेट मतलब वर्टिब्रल कॉलम मतलब बोन्स, बोन्स मतलब ऑस्टियो, ऑस्टियो ऑर्डियो ऑर्डोविशियन, ऐसे कुछ है, जस्ट आई रिमेम्बर्ड ऑस्टियो, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो बोन्स तो उसमें भी है ना अवेलेबल है, तो ये बोन्स जो है उनका प्रॉपर मॉडिफिकेशन हुआ है, एंड देन दिस बोन्स आर देयर, ये जो बोन्स होते हैं वर्टिब्रल कॉलम होता है, तो वर्टिब्रेट्स वहां पे आपको ऑर्डोविशियन में देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो दिस वे सिंपली यू हैव टू अंडरस्टैंड। उसके बाद जो सिल्यूरियन, डेवोनियन जो है, डेवोनियन इज फेमस फॉर द एज ऑफ द फिश और ओरिजिन ऑफ एम्फीबियंस, एज ऑफ द फिश और ओरिजिन ऑफ एम्फीबियंस, ठीक है, ये डेवोनियन में क्लियर है। एंड देन व्हाट वी कैन से, है ना, एज ऑफ एम्फीबियंस तो आपको पता है वो है कार्बोनिफेरस, एज ऑफ एम्फीबियंस, क्योंकि वो यहाँ ओरिजिन हुआ, डेवोनियन में ओरिजिन हुआ, तो कार्बोनिफेरस में एम्फीबियंस का बेटा साम्राज्य खड़ा हुआ, किंगडम, ठीक है, एकदम पूरा डोमिनेंस, जिसको हम लोग कोल फॉरेस्ट भी कहते हैं, और ये 500 मिलियन ईयर्स था। तो आज जो भी हम लोग फ्यूल वगैरह सारा कोयला ये सब पेट्रोल डीजल जो भी हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, ये तब बना था कार्बोनिफेरस, इसीलिए नाम ही है
कार्बोनिस, हाइड्रोकार्बन वहां पे बने थे यार। उस समय इतने बड़े बड़े प्लांट्स हो गए थे खड़े कि वो है ना, वो फिर मर गए, वो कॉम्प्रेस हो गए, वो इतने कॉम्प्रेस होते चले गए, आज उनके हाइड्रोकार्बन अवेलेबल है एज इन द फॉर्म ऑफ द फ्यूल। तो ये होता है कार्बोनिफेरस, ठीक है, इसको हम कार्बोनी। तो उस समय एम्फीबियंस का डोमिनेंस बहुत था, ठीक है, एंड दैट्स इट। फिर तो ट्रायासिक के बारे में मैंने आपको बताया, ये तो है यहाँ पे ट्रायासिक, फर्स्ट डायनासोर और मैमल दोनों अपीयर हुए थे ट्रायासिक में, ठीक है, दोनों ही, ठीक है। और इस समय जिम्नोस्पर्म्स का डोमिनेंस था, ट्रायासिक में बहुत ज्यादा जिम्नोस्पर्म्स अवेलेबल थे, ठीक है। ये तो बताया आपको, जुरासिक जो है एग्जाम्पल डोमिनेंस ऑफ डायनासोर है ही। बट क्रिटाशियस जो कि 65 मिलियन ईयर्स एगो वाली बात है, 65 मिलियन ईयर्स एगो क्रेटाशियस जो काल था, वहां पे बेटा डायनासोर का एक्सटिंक्शन हुआ। बट क्रेटाशियस मार्क किया जाता है बाय द ओरिजिन ऑफ द एंजियोस्पर्म। आज जो डोमिनेंस है ना एंजियोस्पर्म का, जितने है ना बढ़िया, उतना तो मैमल्स भी नहीं है, उतनी डाइवर्सिटी मैमल्स की उतनी डाइवर्सिटी नहीं है जितनी एंजियोस्पर्म की है, अगर आप देखो सही ढंग से, ठीक है ना। तो ट्रायासिक, जुरासिक, क्रिटाशियस, तो क्रिटाशियस इंपॉर्टेंट है, क्रिटाशियस को याद रखना है, क्योंकि मेन चीज यहाँ पे आपको देखने में, एक तो एक्सटिंक्शन ऑफ द डायनासोर हुआ, दूसरा ओरिजिन भी हुआ। किसका ओरिजिन हुआ? ओरिजिन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द वे यू हैव टू स्टडी, ठीक है। बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं, प्लिस्टोसिन में ये सब नहीं, बट होलोसिन, एज ऑफ मैन है, ये आपका समय है भाई, दिस इज रिसेंट, ये आपका समय अभी क्लियर है, मतलब याद रख पाओगे? लिख लिया क्या सबने जो जो बताया मैंने? Have you? अरे लिखा क्या? थोड़ा थोड़ा छूट गया। कौन सा पॉइंट छूटा बता? ये जरूरी है, ये समझना जरूरी है, नहीं इसको समझो यार, और आसान है याद रखना। वही ये काउज वाला अगर आपने लिखा होगा तो, इफ यू हैवंट रिटन इट्स है ना, ये बहुत ही बढ़िया चीज है, बढ़िया चीज है, मतलब मुझे तो पसंद है ये सब, ठीक है। तो देखो यहाँ बहुत ही सिंपली बेटा हम लोगों ने चीजों को समझा है, ठीक है, ये है। और इंडिया में बहुत जगह पे फॉसिल्स के पार्क भी है, कभी आप विजिट करना चाहो, ठीक है। मध्य प्रदेश में है मंडला करके। नहीं 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 है, वही तो बताया, ठीक है। बहुत माइन्यूट में हम लोगों ने डिवाइड किया है ना बेटा, समझे क्या? पीरियड्स में नहीं डिवाइड करते उसको, हम इपोज में करते हैं, क्योंकि वो और छोटे छोटे है ना फ्रैक्शंस में हम लोग उनको डिवाइड कर रहे हैं। हेलो, इजंट इट? आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. तो देखो यहाँ पे ये चीज अगर क्लियर है तो हम लोग वापस चलते हैं हमारे नोट्स की तरफ, ठीक है। लेट्स मूव देयर। यहाँ पे हम लोग आते हैं बच्चों, तो मैंने ये सब अब आपको बता दिया है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे, आप है ना जो भी समय है, जैसे कि मैंने कहा इपोच में हमने डिवाइड किया था, तो सिनोजोइक में हम लोग बोलते हैं टर्शरी एंड क्वाटरनरी। क्या बोलते हैं हम लोग? टर्शरी एंड क्वाटरनरी, ऐसा बेटा हम लोग बोलते हैं। जैसे इसने पूछा कि सर क्या सिनोजोइक में हम पीरियड्स में नहीं डिवाइड करते, तो हाँ है, पर उनको कोई ऐसे प्रॉपरली नाम नहीं रखे हम लोगों ने, क्योंकि ये रिसेंट है, तो हम उनको टर्शरी क्वाटरनरी ऐसा समय कहते हैं, दैट इज। बट इनको बहुत माइन्यूट चीजों में डिवाइड किया है, वो इपोच। क्लियर है? हेलो, पक्का ना? ठीक है। तो ये Yes, हमारे sir. एनसीईआरटी में लिखा है ना सिनोजोइक का। तो अब यहाँ पे आप नोटिस करो, सिलूरियन लिखा है, अब आपको पता है यार सिलूरियन, है ना। काउज ऑफन सिट डाउन, तो सिट डाउन से शुरू किया है हमारे एनसीईआरटी ने, है ना। काउज ऑफन को छोड़ दिया, कार्बोनिफेरस कैम्ब्रियन को छोड़ दिया, ऑर्डोविसिन को छोड़ दिया, डायरेक्ट सिलूरियन से शुरू किया है। ये आपको अभी ये वाले डायग्राम में दिख रहा है ना। यस, कैम्ब्रियन नहीं पकड़ा है, नहीं लिया है, बट आपको दिख रहा है यहाँ पे देख सकते हो ये वाला एरिया, मतलब जहां से शुरू हो रहा है, क्या यू सी द क्लोरोफाइसी एंसेस्टर्स, यहाँ पे प्री कैम्ब्रियन से एक्चुअली उन्होंने शुरू किया। ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, लिखा नहीं है, दिखाया जरूर है, ये हमारी एनसीईआरटी है मजे वाली। उन्होंने प्री कैम्ब्रियन से, मतलब क्लोरोफाइट एंसेस्टर, देखो ये वाला आपको दिखाई देता है यहाँ पे।
अभी ये प्लांट्स का कैसे किया है देखो तो, क्लासिफिकेशन कैसे किया है आपको मैं ये बता दूं कि जहां पे येलो कलर बहुत ज्यादा बड़ा दिखता है, ब्रॉड दिखता है, वहां पे समझ लेना कि डोमिनेंस है। जैसे कि अभी रिसेंट ईयर्स में येलो कलर ये देखो एंजियोस्पर्म का बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ाया है ऐसे। इसका क्या मतलब है कि अर्थ के ऊपर अब किसका डोमिनेंस है बेटा, बताओ किसका डोमिनेंस है अभी, एंजियोस्पर्म है। पहले ये ओरिजिन थे, बहुत कम स्पीसीज थे, तो एकदम पतली लाइन दिखाई देती है ना। तो अगर हम प्लांट्स को सही ढंग से देखें, यहाँ पे देखो दो स्टेरोफाइलम, ये पानी में रहने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखो किस तरह से ब्रायोफाइट्स का ओरिजिन हुआ, और आज भी उतने ही स्पीसीज मेंटेन है, ना वो कम हुए ना ज्यादा हुए, ये आज भी बेटा उतना ही बेटा अमाउंट हमें देखने को मिलता है। देखो ये लाइन जैसे कि वैसे है, बहुत पहले से, कब से, कार्बोनिफेरस के समय से अभी तक उन्होंने मेंटेन किया है ब्रायोफाइट्स ने, ठीक है। अगर आप देखोगे हर्बेशियस लाइकोपॉड्स खत्म ही हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, आगे बढ़े ही नहीं, आप दिख रहा है आपको, परमियन के बाद में हर्बेशियस लाइकोपॉड्स गॉन, ठीक है, बराबर है। बहुत सारे ऐसे स्पीसीज, बट आगे चल करके एक लाइन जो है हर्बेशियस लाइकोपॉड्स की ये निकल गई, ठीक है। उसके बाद में स्पिनॉप्सिड्स मतलब हॉर्सटेल्स प्रोड्यूस हो गए, ठीक है, स्पिनॉप्सिडा, यू नो द स्पिनॉप्सिडा, ठीक है, यू हैव स्टडीड द प्लांट किंगडम, हेलो, बराबर है। यहाँ पे देखो अगर आपने 11th स्टैंडर्ड का प्लांट किंगडम सही से पढ़ा है तो साइलोप्सिडा, साइलोप्सिडा इज द बेसिक ग्रुप ऑफ द टेरिडोफाइट्स। तो आपको यहाँ पे देखते मिलता है साइलोफाइटॉन, और साइलोप्सिडा में राइनिया नाम का प्लांट है फॉसिल, ठीक है। तो इसमें आपको देखने को मिलते हैं राइनिया टाइप प्लांट से बेटा साइलोफाइटॉन आए, बट उससे भी पहले ट्रकियोफाइट एंसेस्टर्स आए जिनमें वेस्कुलर सिस्टम था, वो वाले आए। उनसे भी पहले क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स आए, मतलब एल्गी, बहुत बेसिक ब्रायोफाइट, ये इनका ओरिजिन हुआ। अभी ये जो है ना, मतलब जैसे हम ड्रायोपिथिकस को दिखाते हैं वैसे ही साइलोफाइटॉन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों? क्योंकि इस साइलोफाइटॉन से सारे बाकी के प्लांट्स आए, चाहे सीड फर्न्स हो, सीड बियरिंग प्लांट हो, प्रोजिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स के पहले वाले प्लांट, फिर उसके बाद सीड फर्न्स, और उनके बाद बेटा हाईली डेवलप्ड बेटा जो भी जिम्नोस्पर्म्स की वैरायटीज आई वो, है ना, मोनोकॉट, डाइकॉट, जब भी सारी, ठीक है। ये डायग्राम को देख करके आप नहीं बता सकते कि सबसे रिसेंट कौन सा प्लांट है, तो आपका आंसर है मोनोकॉट, मोनोकॉट सबसे रिसेंट है, ठीक है। ग्निटॉप्सिडा, ग्निटेलस भी देखो इनका डोमिनेंस बढ़ा, बट बाद में फिर से थोड़े कम हो गए। देखो आप कोनिफेरस का देखो पॉपुलेशन डोमिनेंस देखो, यहाँ पे आपको दिखाई देता है कोनिफेरस का बहुत ज्यादा डोमिनेंस था, बाद में इनके स्पीसीज उतने रहे नहीं, ठीक है। जिंगो, जिंगो बायलोबा आपको प्लांट में दिया है, जिंगो बायलोबा एक लिविंग फॉसिल है, देखो आज भी आपको जिंगो दिखता है। फर्न प्लांट, यहाँ पे आप देखो कार्बोनिफेरस में साइलोटम से जो है, ये जो है ना बहुत ऊंचे ऊंचे जो पेड़ पौधे थे टेरिडोफाइट्स, बहुत इनका पॉपुलेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा डोमिनेंट बेटा था, वो सारे खत्म हो गए। ये सीड फर्न्स, ये प्रोजिम्नोस्पर्म्स, इनका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा था, डोमिनेंस था, ठीक है। तो ये बाद में खत्म हो गए, ये देखो इनका कुछ नहीं रहा, ये देखो बहुत पतली सी लाइन बची है। तो दिस वे यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ब्रायोफाइट्स का ओरिजिन, ब्रायोफाइट्स का जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ है? ऑब्वियसली क्योंकि ब्रायोफाइट्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स। यहाँ पे आप लाइन देखोगे तो आपको क्लियरली दिखाई देगा, ये जो पतली सी लाइन यहाँ से जा रही है ये वाली, ये ब्रायोफाइट्स की तरफ जा रही है। और यहाँ पे आते हैं बेटा, है ना, जो छोटे वाले जो लाइकोप्स है ना, दूसरे पेड़ों पे रहने वाले जो टेरिडोफाइट है, उनकी लाइन है, ठीक है। तो इस तरह से आपको बच्चों थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करना है, अगर आप समझ गए होंगे तो बढ़िया बात है, ठीक है। तो ये है कंप्लीट बेटा एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट डायग्राम व्हिच इज एक्चुअली गिवन, बट नीचे एक और डायग्राम है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्लियरली, क्वाटरनरी का क्या मतलब है फिर से, तो क्वाटरनरी का मतलब है अभी का समय, अभी जो रिसेंट समय चल रहा है, दैट इज अ क्वाटरनरी, ठीक है बच्चों, ठीक है, दैट इज अ क्वाटरनरी। उससे पहले 50-50 मिलियन ईयर्स एगो
a tertiary. Then 100 million years ago, है ना, Cretaceous. Then 150 million years ago, 200 million years ago, है ना, 250 million years ago, 300 million years ago, and 350. तो 350 ये आप नंबर आप अच्छे से याद रखो, है ना। 350 हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे क्या बताता है, देखो 350 मिलियन ईयर्स एगो यहाँ पे अर्ली रेप्टाइल्स आए जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ दिस डायग्राम कि आप मैमल्स के ओरिजिन के लिए ऐसा कौन सा फॉसिल, है ना, बताना चाहोगे मैमल्स के ओरिजिन से जुड़ा हुआ, जो कि ट्रायासिक में, है ना, डायनासोर्स के सब जैसा आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पे ये जो बंदा है ना, ये दिख रहा है आपको छोटा सा, है ना, इसको नाम है थेराप्सिस, ठीक है। और इससे जो लाइन ऑफ डिसेंट जा रही है ये पहुंचाती है मैमल्स पे। इज इट क्लियर? हेलो। तो मैमल्स के बारे में आपको जब क्वेश्चन आएगा तो आपकी एनसीईआरटी ने आपको एक एक्सटिंक्ट एनिमल के बारे में दिया गया है, दैट इज थेराप्सिस। उसको भी और ज्यादा खोदोगे तो यहाँ पे आता है बेटा, है ना, ये आपका एंसेस्टर है पेलिकोसॉरस, जो एक्सटिंक्ट हो चुका है। लगता भी है आपको आपका एंसेस्टर है, फोटो मैच करके देखो, कुछ भी नहीं पता चल रहा है, इजंट इट, है ना। उससे भी आगे जाओगे तो फिर यही आता है अर्ली रेप्टाइल। अभी अर्ली रेप्टाइल्स लिखा है, कोई नाम नहीं है, बट ये जो है आपकी ब्रांच है साइनाप्सिड्स, जो कि कार्बोनिफेरस में आपको दिखाई देती है। फिर सौरोप्सिड्स बेटा अलग हो गए। आपको यहाँ पे नोटिस करना है, देखो ये डायनासोर जो भी आप बहुत बड़े बड़े डायनासोर देखने को मिलते हैं, है ना, ये यहाँ से आपको दिखाई देखने को मिलते हैं। ये देखो ये थिकोडोंट्स यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं। थिकोडोंट क्या होता है बेटा? डाइजेशन सिस्टम पढ़ा है आप लोगों ने। थिकोडोंट क्या होता है? व्हाट इज थिकोडोंट? हेलो बच्चों, थिकोडोंट क्या होता है रे, बताओ। अरे थिकोडोंट क्या होता है, किस चीज से कंसेप्ट है बेटा ये? अरे याद करो ना, दांतों के बारे में पढ़ाई की नहीं है। थिकोडोंट टीथ क्या होता है? अब यहाँ पे कोई थिकोडोंट उसका नाम थोड़ी है। आपके दांत कैसे हैं? जॉस के आप, अंदर जो फिक्स। आपके दांत कैसे हैं? आप ह्यूमंस हो, आप मैमल्स हो, आपके दांत कैसे हैं? देखो आपके दांत, ये जो आपका गम है ना, गम है ना, इस गम में आपका दांत प्रॉपरली फिक्स है बेटा, ऐसे दोनों तरफ से प्रॉपरली कवर्ड। जो आपका टीथ है ना बेटा, ये टीथ है ना, ये जो है ना गम है, वो अंदर रूट है और सब है। बट यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो गम है, ठीक है, इसमें एकदम प्रॉपरली फिक्स है आपका दांत, ठीक है। तो जब बेस है, टूथ का जो बेस होता है, ये वाला जो बेस है, ठीक है, अगर वो इनकम्प्लीट है, मतलब इनक्लोज्ड है कंप्लीटली गम से, ठीक है, डीप सॉकेट जो होता है उसमें, ठीक है। तो जैसे कि क्रोकोडाइल्स में होता है, या डायनासोर्स में भी होता है, या मैमल्स में भी होता है, ठीक है। जो कि इसके भी पहले जो दूसरे टाइप होते हैं थिकोडोंट के अपोजिट, जैसे कि प्लूरोडोंट एक आता है, या अक्रोडोंट आता है। जैसे ये देखो, ये एक चीज आप देख सकते हो, ये गम है, हाँ ये गम है। अभी इसमें दांत कैसा है? दांत ऐसा फिक्स है। आप देखोगे तो एक साइड में ऐसा खुला है ये, मतलब उतना फॉर्मली फिक्स नहीं है जैसे हमारा दांत है, ठीक है आपको, जैसे फिश का होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे अजीब सा अरेंजमेंट है यार ये ना। आपका देखो कैसे दोनों तरफ से फिक्स है, तो थिकोडोंट। हेलो, अरे क्लियर है क्या? यस। हाँ ठीक है। तो हम लोग ह्यूमन बींग्स, हम लोग कैसे हैं? यस शांभवी, करेक्ट बच्चा। हम लोग थिकोडोंट है, हम लोग हेटेरोडोंट है, हम डाइफायोडोंट है, बराबर। डाइफायोडोंट मतलब एक बार दूध के दांत आते हैं, बाद में अच्छे दांत आते हैं, बड़े वाले, है ना, मजबूत वाले, ठीक है। तो वो डाइफायोडोंट है, मतलब दो बार दांत आते हैं तो डाइफायोडोंट। हेटेरोडोंट मतलब सारे दांत एक जैसे नहीं है, कुछ इंसाइजर्स है, कोई कैनाइन है, कोई मोलार है, कोई प्री मोलार है, तो हेटेरोडोंट।
अभी आप क्रोकोडाइल के मुंह में जाके बैठो, आपको समझ में आएगा वहां पे दांत कैसे हैं। तो थिकोडोंट है बट होमोडोंट है। होमोडोंट मतलब सारे दांत एक जैसे होते हैं। हेलो, यस और नो? ऐसे ऐसे ही होते हैं सारे दांत, 1 2 3 4 सब ऐसे ही आरी लगाई हो है। तो ये जो हमारे पास ऐसा नहीं होता है, हमारे पास अलग अलग प्रकार के दांत है ना। च्यूइंग करने के लिए अलग, है ना, क्रश करने के लिए अलग, ये सब है ना, ग्राइंडिंग करने के लिए अलग। इस तरह से बेटा ये हमें समझना है। तो चलो ह्यूमन बींग्स के बारे में तो याद ही रखो। तो ये जो है डेफिनेटली बेटा आपका एंसेस्टर ये भी है। बट आपको जब भी डायरेक्ट एंसेस्टर पूछा जाएगा तो आप किसका नाम लिखोगे? क्योंकि इसका नाम लिखा है बच्चों, ये कौन है? थेराप्सिड्स, नाम लिखा है। ऐसा कुछ है ना, यहाँ पे थिकोडोंट्स लिखा है, इसका मतलब ये नाम नहीं है इसका। आप बोलोगे सर ये थिकोडोंट्स कौन थे? ये दांत है यार उसके। इज इट क्लियर? जैसे इसको लिखा है कि ये रेप्टाइल्स है, वैसे इसको जनरलाइज टर्म दिया है थिकोडोंट्स। बेटा समझ में आता है क्या रे? हैं? Yes, sir. हाँ, ये तो समझना है, ठीक है। इसलिए कहीं कुछ बाहर कुछ मत पढ़ो यार, जब तक आप 100% गारंटी के साथ में आपको है ना मजबूती नहीं आती ना इधर एनसीईआरटी पे। तो सौरोपसीड्स वगैरह आप देख सकते हो यार, टर्टल, लिजर्ड, स्नेक्स, ये सौरोपसीड्स बनाने वाले हैं। सॉरस, सॉरस, डायनासोरस, रेप्टाइल्स, सौरोपसीड्स, ठीक है। तो ये सौरोपसीड्स मतलब एंसेस्टर्स ऑफ दिस ऑल द सॉरस, मतलब रेप्टाइल्स, ठीक है। सो दैट्स इट, वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे आप लोग देखो तो सिनॉप्सिड, सिनॉप्सिड जो पैर के ऊपर चलने लगे हैं प्रॉपरली, ठीक है। सो दैट्स इट, वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो इस तरह से दो चीजें दी गई है। नाउ सी द टाइमिंग्स आल्सो। टाइमिंग अगर आप देखोगे तो ये टाइमिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। ये था बेटा 150 मिलियन ईयर्स एगो थेराप्सिड्स अवेलेबल थे, ठीक है। बट बाद में वो मॉडिफाई हुए होंगे, व्हाट एवर द थिंग यू हैव हियर। नाउ यहाँ पे आपके पास में एक टेबल है, ऑब्वियसली मैं आपको सेंड करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा और डिटेल दिया गया है, ठीक है। अजोइक, अजोइक का मतलब तब कोई भी लिविंग कंडीशन अर्थ के ऊपर नहीं थी। आर्काजोइक मतलब प्रिमिटिव वे। प्रोटोराजोइक ये सारे प्री कैम्ब्रियंस है, प्री कैम्ब्रियन वाले हैं एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे एरोजोइक में ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम हुआ एंड ऑल दिस थिंग्स आर देयर। फिर आता है पैलियोजोइक, एरा ऑफ द एंशिएंट लाइफ, इसको कहते हैं एरा ऑफ द एंशिएंट लाइफ। उसके बाद आता है मिजोजोइक, मिजोजोइक को क्या बोल रहे हैं? एरा ऑफ द मिडिवल लाइफ और एज ऑफ रेप्टाइल्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। एंड देन सिनोजोइक, दैट इज एरा ऑफ द मॉडर्न लाइफ, एज ऑफ द मैमल्स एंड एंजियोस्पर्म्स। यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉपर बढ़िया से दिया है डिटेल में, है ना। हाँ बिल्कुल ठंडे दिमाग से बैठो। अब यहाँ पे देखो टर्शरी और क्वार्टरनरी ये वर्ड्स यूज किए गए हैं, बट हमारे लिए ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो डिटेल्ड ईयर वाइज यहाँ पे देखने को मिलता है आपको। पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन, प्लियोसीन, प्लिस्टोसीन एंड देन रिसेंट होलोसीन। हेलो, दिख रहा है ना आपको? ठीक है। तो ये टर्शरी और क्वार्टरनरी, क्वार्टरनरी एकदम रिसेंट है, प्लिस्टोसीन और होलोसीन का, पक्का? ठीक है। तो ये है बेटा आवर्स, ये है मिनट और ये है सेकंड्स। इज इट क्लियर? पक्का है ना। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है टर्शरी क्वार्टरनरी को, वो तो आसानी से मतलब है ना आपको। इसीलिए ऊपर बस ऊपर वाले के से पीरियड तक क्लासिफिकेशन है। सिनोजोइक का क्लासिफिकेशन कंप्लीटली बेटा है ना इपोज तक है, क्योंकि बहुत कम कम समय डिवाइड किया गया है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? डन। Yes. नाउ Yes, आता है sir. बच्चों ह्यूमन एवोल्यूशन। कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है? पूछ लो। No, sir. बढ़िया, चलो बढ़िया। अभी आखिरी चीज है भैया ये चैप्टर की, वो है ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन का के बारे में मैंने वैसे भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया है हम लोगों ने, थोड़ा थोड़ा। देखो हक्सले भाई साहब ने बुक लिखी थी मैन्स प्लेस इन नेचर, ठीक है। he said that closest living relatives are apes, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग एप्स हैं,
है ना। चार्ल्स डार्विन का बुक है डिसेंट ऑफ मैन। He did not know any human fossils. उसने कभी कोई ह्यूमन फॉसिल देखा नहीं था। His ideas was based entirely on the evidences from the living men and primates. ठीक है, मतलब ये नहीं है, ठीक है। तो लिविंग मेन मतलब ये फॉसिल थोड़ी है, ये फॉसिल नहीं है, जो जिंदा लोग थे और प्राइमेट्स के साथ उसने कंपेयर किया। He suggested that man, ape, monkey have common ancestors. बस यही है उसका प्रेडिक्शन है, ठीक है। लीनियस भाई साहब, इनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहते हैं, है ना। यूज द टर्म होमोसेपियंस, शायद आपको पता नहीं होगा, बट होमोसेपियंस ये टर्म भाई साहब ने दिया है, लीनियस भाई साहब, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, ठीक है। सेपियंस का मतलब ही होता है मैन हु इज वाइज, बहुत ही होशियार चीज, ठीक है। He placed man between monkeys and apes. ये इम्पोर्टेंट है ना, मंकीज और एप्स के बीच में उसने मैन को रखा, ठीक है ना। एनीवे मॉलिक्यूलर एविडेंसेस बहुत सारे हैं, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये तो आपको अभी बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये मोनोफाइलेटिक ओरिजिन वाली बात आती है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ऑल प्राइमेट्स हैव अ कॉमन एंसेस्टर्स। जितने भी प्राइमेट्स है, बबून्स, ओरंगुटान्स, मंकीज, न्यू वर्ल्ड मंकी, ओल्ड वर्ल्ड मंकी, सबका बेटा, ठीक है, सबके जो ट्री श्रीव्स थे उनसे ही ओरिजिन हुआ है। नाउ ओरिजिन ऑफ प्राइमेट कब हुआ था, है ना। यहाँ देख सकते हो पैलियोसिन इपोज, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, इपोज, नॉट पीरियड, नॉट एरा, इट्स अ पैलियोसिन इपोज, ठीक है। तो ये श्रीव्स है यार, ये श्रीव्स है, ये श्रीव्स नहीं है, SHRBW, श्रीव्स लाइक इन क्रस्टेशियस पीरियड, ठीक है। ये पीरियड भी दिया गया, ठीक है। तो बहुत छोटे थे क्रस्टेशियस पीरियड में बेटा, बहुत ही श्रीव लाइक, और है ना बहुत ऐसे गिलहरी छोटी सी होती है उसके जैसे। क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ द ह्यूमन, चिंपैंजी एंड गोरिल्ला आर सिमिलर टू द ह्यूमन इन बिहेवियर, एनाटॉमी, बॉडी केमिस्ट्री, ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शियस डिसीजेस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर ये कोरोना के बारे में आप जान रहे हो तो कोरोना गोरिल्ला को भी हुआ, कोरोना है ना मैमल्स को हुआ, टाइगर को भी हुआ, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ भैया उनका और हमारा थोड़ा बॉडी केमिस्ट्री ये सब कुछ सेम है। प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ मैन, ये होता है, ये देखो सेंट्रल एशिया, चाइना, जावा एंड इंडिया, शिवालिक हिल्स। इसीलिए हम लोग शिवापिथिकस, रामापिथिकस ऐसे जो फॉसिल डिस्कवर किए हैं, ये नाम रखे गए हैं जो शिवालिक हिल से मिले हुए हैं, ठीक है। देख ड्रायोपिथिकस, ये जो है ये ओल्डेस्ट फॉसिल है which turn evolved into the ape and man। अब यहाँ पे मैं एक और बार बता दूं, लास्ट क्लास में मैंने बताया था पिथिकस, ये वर्ड जब भी आएगा, whenever you see the word पिथिकस, पिथिकस का मतलब है मैन और एप दोनों का एंसेस्टर, समझ रहे हो बेटा। जब तक उसे मैं होमोनिडी नहीं कहता, होमोनाइड नहीं बोलता, तब तक वो ह्यूमन नहीं है, ठीक है। पिथिकस, पिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस बोला तो भी समझ जाओ कि अभी भी वो उसमें पॉसिबिलिटी है वो मैन और एप दोनों को ओरिजिनेट कराएगा। इज इट क्लियर? हेलो, अरे क्लियर है क्या? ठीक है। पिथिकस ये शब्द जब तक दिखेगा तब तक आपको समझना है कि भाई ये है ना दोनों का एंसेस्टर है, एप्स का भी और मैन का भी, ठीक है। सो ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकनस ये जो है सपोज टू बी द फर्स्ट एप मैन। अभी ये एप मैन है, ड्रायोपिथिकस इज नॉट द फर्स्ट एप मैन, है ना। ड्रायोपिथिकस सबसे पहले आया, बट वो एप मैन नहीं है, ना वो एप है ना मैन है, वो पिथिकस है प्रॉपरली। Supposed to be most immediate ancestor of man among the primates, ठीक है। तो सबसे इमीडिएट मतलब पिथिकस में से अगर आप देखोगे तो हमारा जो एंसेस्टर है वो ऑस्ट्रेलोपिथिकस है, उसी से बेटा हम लोग ओरिजिनेट हुए हैं, ठीक है। होमो हैबिलिस, हैंडी मैन, कंसिडर्ड एज अ अर्ली फ्री मैन, कॉमनली कॉल्ड एज द टूल मेकर, ये टूल मेकर क्यों है ना, टूल मेकर, ठीक है। कैनेबलिज्म भी बेटा एक कंसेप्ट था, शोड बाय द जावा एंड पेकिंग मैन। अब यार ये आप समझो, ये कैनेबलिज्म शो करते थे, मतलब दूसरे जावा मैन और पेकिंग मैन को वो खाते थे, ठीक है, किल करके। सो ऐसे आज भी है, कुछ लोग है, ठीक है, मतलब
ऐसी प्रजातियां है ह्यूमंस की। देन देखो ब्रैकिएशंस है ना, स्विंगिंग ऑफ एप्स फ्रॉम द ट्री ब्रांचेस विद द आर्म्स। तो उनके हाथ बहुत बड़े बड़े होते हैं, 4 लिम्स, और वो अपने हाथों से झूलते रहते हैं पेड़ों के ऊपर, ब्रांचेस के ऊपर, ठीक है। ये चीज ह्यूमंस नहीं करते, ठीक है। दैट्स इट। अगर आते हैं हम लोग अदर लेस नोन ह्यूमन टाइप, देखो रोडेशियन मैन, सोलो मैन, जिजैंथ्रोपस, पैरांथ्रोपस, हिडलबर्ग मैन, पिट डाउन मैन, ये हाइपोथेटिकल है सारे। बट यहाँ पे आप देखो बहुत सारे, इवन मतलब आप अगर ज्यादा स्टडी करोगे तब ये पता चलेगा कि अजीब अजीब है ना क्रैनियल स्ट्रक्चर से अजीब से चीजें हैं, ये आपको देखने को मिलते हैं। बट सारे ही मैन हैं, बट ज्यादा वो इवॉल्व नहीं हो पाए। फ्यूचर मैन सेपिरो करके डॉक्टर सेपिरो है, उन्होंने बताया कि भाई देखो आज आने वाले 30,000 साल के बाद में, ठीक है, होमो सैपियंस का जो फीचर होगा वो कैसा होगा, सारे बहुत बहुत टॉलर होंगे, हाइट बहुत बढ़ेगी, हेयरलेस, ठीक है, मैक्सिममली टकले ही होंगे सारे, ठीक है। ब्रेन बहुत बड़ा होगा भाई, ब्रेन विल बी लार्जर, है ना। और विदाउट फिफ्थ टो, मतलब जो पैर जो होता है उसमें जो फिफ्थ टो है, छोटी वाली उंगली, वो गायब रहेगी, ठीक है। इवन हाथों में भी बेटा छोटी वाली उंगली नहीं रहेगी, ठीक है। और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं, इजंट क्लियर, ठीक है। कल्चरल वगैरह तो ठीक है, छोड़ देते हैं यार, आप लोग पढ़ सकते हो, ओल्ड स्टोन एज, मिडल स्टोन एज, न्यू स्टोन एज, ऐसे ह्यूमन बीइंग के बेटा हिस्ट्री है। तो है ना पैलियोलिथिक फेज जिसको बोलते हैं, इसमें क्या हुआ था, इवोल्यूशन ऑफ नॉलेज ऑफ द, है ना, क्रूड हंटिंग टूल्स, है ना, प्रिमिटिव लैंग्वेज, लैंग्वेज बोलना शुरू किया था, नॉन सिलेबिक एंड नॉन आर्टिकुलेट लैंग्वेज। एग्जांपल इसमें आता है बेटा होमो इरेक्टस, ये वाला है ना उसका समय था, ओल्ड स्टोन एज। मिडल स्टोन एज क्या है, मिजोलिथिक फेज, लिथिक मतलब लिथो मतलब स्टोन, है ना, मिजोलिथिक फेज। एवोल्यूशन ऑफ द डेलिकेटली शेप्ड टूल्स, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर शार्प टूल्स बनाए गए फॉर ग्रुप हंटिंग, एनिमल हाइड्स यूज किए गए, है ना, कपड़े नहीं थे बट एनिमल हाइड्स यूज करते थे, रॉक पेंटिंग्स करने वाले लोग, आइवरी मेकिंग, है ना, जो हाथी के दांत होते हैं ना उससे बेटा जो चीजें हैं, या बोन से बेटा वो अपने ज्वेलरी जैसे चीजें बनाना, ये भी। और सिलेबिक स्पीच यहाँ पे डेवलप हुआ। अभी एग्जांपल है नियांडरथल और क्रो मैग्नॉन। अब ये बहुत ज्यादा ब्रेन कैपेसिटी वाले दोनों भी थे, नियांडरथल और क्रो मैग्नॉन, बहुत भयंकर फाइटिंग हुआ इनके बीच में, ठीक है। अभी आता है नियोलिथिक फेज, न्यू स्टोन एज, evolution of agriculture, domestication, marriage, education, science, technology, and also followed by the bronze age for, है ना, मशीन एज, एटॉमिक एज, ये सारे जो है बेटा यहाँ पे आयरन वाला है, ठीक है। तो ये सारे जो है ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, मशीन एज, एटॉमिक एज, ये सब आता है, ये मॉडर्न मैन कर सकता है। सो यहाँ पे आपको अब पूरा कंप्लीट बेटा ट्री डायग्राम देखने को मिलेगा, थोड़ा ध्यान से आराम से देखो। हम लोग प्राइमेट से ओरिजिनेट हुए हैं, ठीक है। आर्बोरियल का मतलब पेड़ों पे रहने वाले, लेम्यूरॉइड, टारसॉइडिया, टारसॉइड्स, ये भी आर्बोरियल है, पेड़ों पे रहने वाले, तो इनके बारे में ज्यादा ना जानेंगे। फिर आता है बेटा एंथ्रोपॉइडिया। अगर आप लोगों ने ये वर्ड देखा होगा बच्चों, जब भी हम ह्यूमन एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। हेलो, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी क्या बोलते हैं हम लोग, एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन एक्टिविटी। तो ठीक है, लेम्यूराइडिया, लेमूर्स और है ना टारसॉइड से, वो तो पेड़ों पे ही रहते थे, आर्बोरियल। बट ये तो है ना ये जमीन के ऊपर उतरे, टेरेस्ट्रियल, है ना, एंथ्रोपॉइड्स। तो वो उनके पास थोड़ा छोटा सा ब्रेन भी था, प्लेसेंटा, है ना, डिस्कॉइड प्लेसेंटा वगैरह ये सब था। उससे फिर आया बेटा जो भी ओरिजिन हुआ नंबर 1 पे, देखो इनको बोलते हैं सर्कोपिथेसीडी, ठीक है। ये है ओल्ड वर्ल्ड मंकी, ठीक है। सेबिडी, देखो न्यू वर्ल्ड मंकी, ये पहले आए, ठीक है। ओल्ड वर्ल्ड मंकी पहले आए, उसके बाद में न्यू वर्ल्ड मंकी पहले आए, उसके बाद में ओल्ड वर्ल्ड मंकी इसका प्रोडक्शन हुआ है। मतलब
ये डेवलप हुआ है। तो रिसस मंकी जो है बेटा ये एक्चुअली ओल्ड वर्ल्ड मंकी है, जिससे आप RH फैक्टर वाला ब्लड ग्रुप वगैरह पढ़ते हो, ठीक है। ठीक है, नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो पोंगिडी। अभी पोंगिडी में बहुत सारे ऐसे एनिमल्स है जो आज भी आप लोग देखते हो, है ना, जैसे कि गिबॉन, ओरंगुटान, चिंपैंजी, गोरिल्ला, ये सारे पोंगिडी है, ठीक है। या तो इनको हम लोग पैन कहते हैं, पैंगिडी भी बोलते हैं, ठीक है, PAN, समझ रहे हो। तो ये जो पैन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, चिंपैंजी, पोंगो इसका नाम है, पोंगो मतलब ओरंगुटान। तो इनमें सीमियन क्रीज होती है, मतलब ऐसा हाथ होगा ना, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसा एकदम बिल्कुल एक प्रॉपर झाड़ी वाली ऐसी लाइन देखने को मिलती है, सीमियन क्रीज। ये सीमियन क्रीज पता है, जो भी डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे होते हैं ना, डाउन सिंड्रोम वाले, उनके भी बेटा हाथ के ऊपर सीमियन क्रीज देखने को मिलता है, लाइक दिस पोंगिडी, ठीक है। ओरंगुटान जैसा एकदम सीमियन क्रीज बेटा इनके हाथ के ऊपर होता है, आप पहचान जाओगे देख करके, बहुत बड़ा सा। आपका वो नहीं भाग्य रेखा, ये रेखा वो वाला है, वैसा नहीं, ठीक है। वो बहुत ही ऐसा थिक सा लाइनिंग आपको बिल्कुल अंगूठे से लेकर ऐसे बिल्कुल, है ना, आपको देखने को मिलेगा, और ये सीमियन क्रीज कहलाता है। हेलो, समझ रहे हो क्या, है ना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो ह्यूमंस में नहीं होती, बट कौन सी ह्यूमंस में होती है, जिनको डाउन सिंड्रोम हुआ है, मोंगोलाइट डिसीज, है ना, उनमें होता है, ठीक है। अब ये गोरिल्ला खतरनाक होते भाई, लार्जेस्ट एप है, मोस्ट डेंजरस। और यहाँ पे आपका एकदम क्लोजेस्ट वो दोनों ही है, चिंपैंजी एंड गोरिल्ला, बट ये मोस्ट इंटेलिजेंट एप है भाई, कैन मेक टूल्स, इवन ये टूल्स बनाता है, आप देखो। तो चिंपैंजी बहुत ही क्लोज है ह्यूमन के। नाउ आता है बेटा होमोनिडी। होमिनिडी ये जो आता है ना, ये ग्रुप जो है बच्चों, ये हमारे लिए, इसमें होमोसैपियंस, क्रो-मैग्नॉन, ये एक ही बस जिंदा है, बाकी सब खत्म हो गए। क्रो-मैग्नॉन गॉन, निएंडरथल गॉन, होमो इरेक्टस गॉन, होमो हैबिलिस गॉन, रामापिथिकस, केनापिथिकस, पैराथ्रोपस, जिम्नोथ्रोपस, ऑस्ट्रेलोस, सब गए। नो वन इज देयर, ओनली दिस वन इज। होमो सैपियंस भी नहीं है, होमो सैपियंस इज गॉन। What remained is the Homo sapiens sapiens. Okay, so what that we have to understand, that we have to understand. I think you got it. You got it. तो हम लोग है प्राइमेट्स। प्राइमेट्स में लेमुरॉइड्स आते हैं, टार्सोइड्स आते हैं, एंथ्रोपॉइड्स आते हैं। हम लोग एंथ्रोपॉइड्स हैं, ठीक है। एंथ्रोपॉइड्स में न्यू वर्ल्ड मंकी, ओल्ड वर्ल्ड मंकी, पोंगिडी एंड होमिनिडी। पोंगिडी में बाकी सारे आते हैं और होमिनिडी में हम लगाते हैं। These are the orders, पोंगिडी, होमिनिडी। हेलो, क्लियर है बेटा? अरे क्लियर है, कह रहे क्लासिफिकेशन तुम खुद का ही क्लासिफिकेशन क्लियर है ना। तो इस तरह से बच्चों हमें पूरा कार्यक्रम देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब डेफिनेटली बेटा इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स हमें देखने को मिलते हैं। ह्यूमन इवोल्यूशन एसोसिएटेड विद द इंटेलिजेंस, है ना, इंटेलिजेंसिया एंड बाइपेडल लोकोमोशन टुवर्ड द पोस्चर, ठीक है। तो ये जो है इंक्रीजिंग द क्रेनियल कैपेसिटी, क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ती चली गई। डेवलपमेंट ऑफ कल्चर, है ना, स्टोन एज जो हम लोगों ने देखे हैं, वाज, है ना, लार्जली ड्यू टू द इंक्रीज मेंटल एबिलिटी। तो मेनली तो कंट्रीब्यूशन है कि हमारा ब्रेन कैपेसिटी बढ़ता चला गया। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे एक मजेदार सा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे 3 लोग। एक का नाम है ऑर्थोग्नेथस है, ये देखो ये ऑर्थोग्नेथस है, और ये देखो ये प्रोग्नेथस है, ठीक है। प्रोग्नेथस आपको चीजें देखने को मिले, प्रेजेंट मैन ऑर्थोग्नेथस है, क्रो-मैग्नॉन मैन ऑर्थोग्नेथस, निएंडरथल मैन प्रोग्नेथस। अब ये प्रोग्नेथस वगैरह क्या है, ये जो ग्नाथा, ग्नाथा मतलब जॉ है, जॉ। अब जॉ का पोजीशन देखो, जॉ का पोजीशन यहाँ पे है, नोज यहाँ पे है, ठीक है, ऐसे। अगेन यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, बट यहाँ पे देखो नोज आगे आ रहा है और ये अंदर दब रहा है, ठीक है। तो जो चिन्ह है, जो जॉ है, वो अंदर है, इस तरह से प्रोग्नेथस, ऑर्थोग्नेथस, इस तरह से बेटा हमें वर्ड्स देखने को मिलते हैं। क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब ये तीनों बहुत ही खतरनाक लेवल के बेटा मतलब ह्यूमंस है ना, ह्यूमंस। अब ये तो निएंडरथल मैन खत्म हो गया, क्रो-मैग्नॉन मैन खत्म हो गया। निएंडरथल मैन कब था? फॉसिल्स आपको देखने को मिलते हैं एक्सकैवेटेड फ्रॉम निएंडरथल वैली इन जर्मनी, इसलिए उसका नाम पड़ा निएंडरथल मैन।
ठीक है, फर्स्ट टाइम सिलेबिक स्पीच वो यूज करता था, डेवलप्ड इन द निएंडरथल मैन, लेटर्स वर्ड्स प्रॉपरली पता है उसको, ट ट क्या है, ड ड क्या है, ठीक है, दैट यू दे विल नो। ओरिजिनेटेड अबाउट 75,000 years बैक, ठीक है, और कहते हैं कि 30,000 साल पहले तक ये जिंदा थे। 30,000 मतलब बहुत पुराना नहीं होता अगर अर्थ के लाइफ के हिसाब से देखोगे तो, ठीक है। और हमारे साथ में इनका बहुत ज्यादा बेटा झगड़ा था यार, मतलब है ना, पटता नहीं था, तो ये हमसे जीत न पाए, खत्म हो गए, ऐसा कहा जाता है। फोरहेड फ्लैटेंड एंड इरेक्ट फेस, बिलीव इन इमोर्टैलिटी, इनको है ना इमोर्टैलिटी पे बिलीव था, मतलब जिस तरह से इन्होंने केव्स में चित्र बना के रखे हैं, तो मानते थे कि है ना हम लोग इमोर्टल हैं, मतलब हमारी आत्मा अमर है ठीक है, सो बिलीव्स इन इमोर्टैलिटी ऑफ द सोल। और मैंने हमेशा देखा है कि हाँ, इमोर्टैलिटी ऑफ सोल, आत्मा कभी मरती नहीं है, ठीक है, अच्छा काम करो, ये जो है ना फंडा इनका है। और इनमें जो ना सेरोमोनियल बेरियल होता था, मतलब ये बरी करते थे लोगों को, है ना, खाना वाना 13वीं का खिलाते थे और लोगों को जमीन में गाड़ देते थे। सो आपको ये थोड़ा सा ध्यान से समझ में आना चाहिए, बिल्कुल सिंपल है, बहुत नॉर्मल बेटा आपको चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। सो ये है निएंडरथल मैन, पक्का। अभी इनकी क्रैनियल कैपेसिटी 1402 जो भी सीसी है उसमें ही थी। अब ये देखो, ये क्रो-मैग्नन फॉसिल एक्सकैवेटेड फ्रॉम द क्रो-मैग्नन रॉक्स ऑफ द फ्रांस। ये एक्चुअली एरियाज के नाम है, आप लोग बोलोगे ये नाम कहाँ से आए, तो जहाँ से ही उनको ढूंढा है फॉसिल्स, वहाँ वो एरिया का नाम दे देते हैं, इसलिए क्रो-मैग्नन मैन, जावा मैन, जावा सुमात्रा आइलैंड पे, पेकिंग, पेकिंग एरिया है यार चाइना में, वहां से तो पेकिंग मैन, तो दैट इज व्हाट दे देते हैं ना, वैसे नाम देते हैं। सो एरोज अबाउट 35,000 to 50,000 years, मतलब ये निएंडरथल से भी थोड़े रिसेंट है। बैक एंड एक्सटिंक्ट अबाउट, देखो 11,000 या 10,000 साल पहले तक ये थे। 10,000 साल बहुत कम समय होता है मेरे भाइयों, बहुत कम समय। अगर इवोल्यूशन के हिसाब से 10,000 ईयर मतलब 1 मिनट, अब भी मरे हैं, ये खत्म हुए हैं, तो आप सोचो आपका फ्यूचर क्या है मतलब हम सबका, होमो सेपियंस का, वी डोंट नो इट। हेलो, है ना, अगर ये इंसेक्ट थोड़ा ज्यादा ही, थोड़े भी इंटेलिजेंट हो गए ना इंसेक्ट्स, इंसेक्ट जो आर्थ्रोपोड्स है, थोड़ी भी उनकी इनमें इंटेलिजेंस आ गई ना, तो हम तो खत्म ही हो जाएंगे, क्योंकि उनमें तो यार जबरदस्त एडेप्टेशन होता है। अभी वो दे यूज द स्कीम क्लॉथ्स, डिड रॉक पेंटिंग्स, वो प्रॉपर पेंटिंग्स करते थे यार, मतलब इनकी तो क्रैनियल कैपेसिटी 1600 से भी ज्यादा थी, मतलब जो हमारी ब्रेन की कैपेसिटी ना उससे भी ज्यादा इनकी ब्रेन की कैपेसिटी थी, तो दे वर मोर इंटेलिजेंट देन अस, ठीक है। तो इनकी जो लिंक है ना हम लोग समझ नहीं पा रहे, मतलब वी आर नॉट। अभी ये इतना बड़ा बोलते हैं पिरामिड कैसे बनाया, कैसे बनाया, अरे क्या पता है, आप मदुराई टेम्पल जाके देखोगे, आप कैसे बनाया पता नहीं है, इतने बड़े कैसे किया, अभी तो हमारे पास ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है, कैसे हुआ, मिस्ट्री मिस्ट्री, तो देयर इज समथिंग missing that we are not connecting, that when we connect we'll understand। हेलो, तो ये जो है इनकी ब्रेन कैपेसिटी हमसे भी ज्यादा थी, फिर भी वो टिके नहीं, चले गए ना। ये देखो, अब आप मजेदार बात देखो, हमारा जो ओरिजिन हम लोग बोलते हैं, हमारे जो फॉसिल्स मिलते हैं बोन्स वगैरह, वो 11 से 10,000 ईयर्स बैक हमें देखने को मिलते हैं। या तो इनका ट्रांजिशन हुआ क्रो-मैग्नन से हम लोग बने, बट ब्रेन श्रिंक कैसे हो गया ये क्वेश्चन है। सो एंड नियर है ना कैस्पियन एंड मेडिटेरेनियन सी, आपको बेटा ये सारे इनके फॉसिल्स देखने को मिलते हैं, वहां पे हम लोग ओरिजिन हुए, ऐसा हमें लगता है। सेटल्ड एंड स्टार्टेड एग्रीकल्चर, खेती करने वाले पहले हम ही हैं, है ना, नाइल रिवर के आजू बाजू। डिफरेंशिएटेड इनटू 3 रेसेस, 3 रेसेस में हम लोग डिवाइड हो गए। एक है काउकोस, है ना, रेस वो तो व्हाइट होता है, निग्रोइड दैट इज ब्लैक, और मंगोलॉइड रेस दैट इज इंटरमीडिएट, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से हम लोग 3 रेसेस में डिवाइड हुए हैं, होमो सैपियंस सैपियंस। तो ये आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आना चाहिए, इजी है, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं बच्चों, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही नॉर्मल है, ठीक, क्लियर बेटा, कोई प्रॉब्लम। अब आते हैं डायरेक्टली बेटा इसके फ्लो के बारे में, दैट इज व्हाट द फ्लो, ठीक है, ये फ्लो को समझते हैं, बाकी
है ना। देखो सबसे पहले रामापिथिकस आया, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, है ना। उससे पहले ड्रायोपिथिकस आया, उसके बाद में रामापिथिकस, उसके बाद में होमिनिड फॉसिल्स आपको देखने को मिले। तो ड्रायोपिथिकस अरोज अबाउट 15 मिलियन ईयर्स एगो। ये ईयर्स की तरफ ध्यान रखना मेरे बच्चों, ईयर्स की तरफ ध्यान रखो। अरोज अबाउट 15 मिलियन ईयर्स एगो, 15 मिलियन ईयर्स एगो। ये एनसीईआरटी का है। ये मोर एप लाइक थे, ये ज्यादा एप लाइक थे, ह्यूमन लाइक कैरेक्टर इनमें, है ना। व्हाट लाइक चिंपैंजीज एंड गोरिल्ला। इट इज सपोज्ड एज अ कॉमन एंसेस्टर ऑफ द एप एंड मैन, इसीलिए पिथिकस नाम रखा, ट्रायोपिथिकस। उसके बाद में यहाँ पे आप देखो, है ना, रामापिथिकस, इनके बारे में बोल रहे हैं अरोज अबाउट 15 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। वॉक्ड लाइक एप्स, इट वाज, है ना, इट वाज मोर मैन लाइक। ये मैन जैसे थोड़ा ज्यादा है, एप का कैरेक्टर थोड़ा कम हो गया। हेंस कॉल्ड एज द ओल्डेस्ट ह्यूमन एंसेस्टर एंड डायरेक्ट लाइन टुवर्ड द ह्यूमन इवोल्यूशन। अब यहाँ पे बड़ा ही मिसकंसेप्शन होता है हम लोगों को, ठीक है। तो रामापिथिकस को हम लोग एक्चुअली डायरेक्ट लाइन टुवर्ड द ह्यूमन इवोल्यूशन कहते हैं, तो ओल्डेस्ट ह्यूमन एंसेस्टर, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा। नाउ उसके बाद में देखो कुछ ऐसे भी होमिनिड्स हमें फॉसिल मिले हैं, फॉर एग्जांपल इथियोपिया और टैंजानिया से। The few fossils of the man-like bones have been discovered in Ethiopia and Tanzania, and these revealed hominid features leading to the belief that about 3 to 4 billion years ago, man-like primates walked in the eastern Africa. Similarity and difference in fossil bones possible. They were two types. अब ये जो है ऑस्ट्रेलोपिथिकस के हो सकते हैं या तो होमो हैबिलिस के हो सकते हैं, बट क्योंकि हमें इंटैक्ट स्ट्रक्चर मिले नहीं तो हम लोग उनको प्रॉपरली नाम ना दे पाए। आप समझ रहे हो, बोन्स मिल गया सिर्फ बेटा, है ना, थाई बोन मिला, या तो एकदम, है ना, कहीं कुछ बेटा उंगलियां मिल गई, तो ये जो है ना, मतलब फिंगर्स के मिले या टोज मिले, इस तरह से मिलते हैं। तो फिर हम लोग बेटा प्रॉपरली उसको, जब क्रैनियल कैविटी मतलब क्रैनियम मिल जाता है ना फॉसिल में, तो हम लोग कुछ अंदाजा लगा लेते हैं कि हाँ भैया ऐसा ऐसा ये एनिमल हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। अब यहाँ पे बहुत से लोगों के केस पे हुए हैं, कोर्ट केस चले भी हैं कि भाई तुम्हें क्रैनियल कैविटी कहीं और मिली, ठीक है, जॉ कहीं और मिला, और किसी का फ्यूमर उठा के लेके आ गए, वो चिपका दिया, और तुम बोल रहे कि ह्यूमन बीइंग था। ऐसे भी लोग आए भैया, मैं आपको बता दूं। क्योंकि जैसे ये डिस्कवरीज हुई तो लोगों ने अपने नकली वाले भी बना लिए, ठीक है। ऐसा हुआ है, ये ट्रू है, ठीक है। तो बहुत मतलब लोगों ने गड़बड़ी भी फैलाई ना, तो that happens. Then now the Australopithecus, ये मेन है भाई। they were man like primates, पहली बार हम लोग इनको मैन लाइक बोलते हैं, ठीक है। वॉक इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स अबाउट 2 मिलियन ईयर्स एगो। याद रखो ये है 2 मिलियन ईयर्स एगो, ये है बेटा 3.4 मिलियन ईयर्स एगो। ये लगभग यहाँ पे 15 लिखा है रामापिथिकस, बट दे वेयर, है ना, वो एक्चुअली 5 to 10 मिलियन ईयर्स एगो ही थे रामापिथिकस, ठीक है। नाउ they were probably not taller than the 4 feet. ये इनकी अजीब सी बात है कि उनकी हाइट बहुत कम थी, but walked upright, जैसे हम चलते हैं वैसे वो चलते थे। Many evidences reflect that they hunted with the stone weapons, but essentially ate fruit, ठीक है। तो वो ज्यादा करके फ्रूट ही खाना पसंद करते थे, पेड़ों पे चढ़ के वगैरह, ठीक है, बट वो हंटिंग भी करते थे, बट खाने के लिए नहीं। अजीब सी बात है ये, ठीक है। तो उनके जो भी एविडेंसेस मिले हैं उनसे पता चल रहा है कि वो सिर्फ एंटरटेन करने के लिए हंटिंग करते थे, ठीक है। हंटिंग वाज देयर वे टू एंटरटेन एंड अम्यूजमेंट, बट दे एक्चुअली वेयर द वेजिटेरियंस। बेटा वो सारे वेजिटेरियन थे, मतलब हमारे जो डायरेक्ट एंसेस्टर जो है मैन लाइक एंसेस्टर, एप लाइक एंसेस्टर तो रामापिथिकस है, ठीक है, बट एक्चुअल मैन लाइक एंसेस्टर ऑस्ट्रालोपिथिकस है, जो कि वेजिटेरियन था, और बस अम्यूजमेंट के लिए उसको बस, ठीक है, एक किसी ने चक्के देख लिया होगा प्रॉपरली मसाला डाल के, तो फिर उसको लगा कि नहीं भैया ये खा सकते हैं। होमो हैबिलिस, इट वाज द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग, ये देखो इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ह्यूमन बीइंग
द होमिनिड विद इन द 650, देखो ये होमिनिड ये वर्ड आपको पहली बार देखने को मिला, होमिनिडी मतलब होमिनिडी, यस है ना। नाउ विद 650 to 800 cc ब्रेन कैपेसिटी, इसकी ब्रेन कैपेसिटी बहुत कम है। इट वाज द फर्स्ट टूल मेकर ऑफ द और हैंडीमैन, हैंडीमैन मतलब हैंड को प्रॉपर्ली यूज करता था, ठीक है। और ये भी प्रोबेबली मीट वगैरह नहीं खाता था, ठीक है, ये भी कंप्लीटली वेजिटेरियन थे। तो ह्यूमंस की बेटा हिस्ट्री ऐसी है, ठीक है। अभी हम लोग इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी हो सकती थी इससे मेजर करते हैं, आपको समझ में आना चाहिए। इंटेस्टाइन अगर बहुत छोटा है तो ऑब्वियसली समझ जाओ कि वो नॉन वेज खाते थे। इंटेस्टाइन की लेंथ बहुत बड़ी है तो समझ जाओ कि वो वेजिटेबल्स खाते थे। तो वेजिटेबल्स खाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए समय लगता है, ठीक है। सो दैट्स इट, वी हैव टू अंडरस्टैंड, सर मीट्स है को ना। टाइम लगता होगा ना ज़्यादा। नहीं नहीं, वैसा नहीं है। समय लगता है का मतलब क्या है कि प्रॉपरली पूरा एब्जॉर्ब करने में, डाइजेशन अलग बात है, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ठीक है। समझे क्या मैंने क्या कहा बेटा, है ना। डाइजेशन का क्या मतलब है, डाइजेशन का ये मतलब नहीं कि तुम लोग मतलब मीट वगैरह जो है, क्योंकि वो एनिमल का ही सोर्स से आया हुआ है, तो है ना, आपके बॉडी में वो बिल्कुल आपके बॉडी से मैच करने वाला प्रोडक्ट है, ठीक है। तो वो जल्दी से एसिमिलेट होता है, एब्जॉर्ब होता है। एनीवे ये आप डाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ना क्या मतलब है इसका। एनीवे अब थोड़ा ध्यान से देखो, होमो इरेक्टस ये जो चीज है arose about 1.5 million years ago। ईयर देखो कम हो रहे हैं क्योंकि अब पास पास में आ रहे हैं, क्लोजेस्ट। विद द cranial capacity 900 to 950 cc, इनको हम जावा एप मैन बोलते हैं। नाउ होमो इरेक्टस यूज्ड फायर, ये पहला बंदा है जिसने आग लगाई दुनिया में, ठीक है, होमो इरेक्टस। एंड प्रोबेबली अब ये जो है मीट खाता था, प्रोबेबली ईट मीट। निएंडरथल अरोज, ये तो हमने अभी पढ़ा। अब इनकी ब्रेन कैपेसिटी हमसे कम थी, 1400 सीसी, ठीक है, करेक्ट है। देन होमो सैपियंस, अभी क्रोमैग्नॉन के बारे में ज्यादा बोलते नहीं क्योंकि हमारी इवन एनसीईआरटी में क्रोमैग्नॉन बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया, ठीक है, बट वो है ना। सो होमो सैपियंस अरोज ड्यूरिंग आइस एज between 75,000 to 10,000 years back near the Caspian Sea। हमें रियल नहीं पता कि एक्चुअली कब ह्यूमन बीइंग्स का ओरिजिन हुआ। होमो सैपियंस की दो बेटा वेराइटीज है, जिसको हम हमारी एनसीईआरटी सिर्फ एक के बारे में बात करती है, दूसरे के बारे में नहीं। तो ये क्रो-मैग्नॉन जो है, जो कि खत्म हो गया 10,000 साल पहले, उनको हम लोग बोलते हैं होमो सैपियंस फॉसिलिस। क्या बोलते हैं उनको हम लोग? होमो सैपियंस फॉसिलिस, ठीक है। और ये जो है बेटा प्रेजेंट मैन, उसको हम लोग बोलते हैं होमो सैपियंस सैपियंस। तो ये भी बहुत इंटेलिजेंट है, सैपियंस ही तो थे, बहुत इंटेलिजेंट है भाई, हमसे भी ज्यादा ब्रेन कैपेसिटी क्रो-मैग्नॉन मैन की थी, ठीक है। अच्छा ब्रेन कैपेसिटी वाले ये भी तो मिले हैं हम लोग, इनका ब्रेन कैपेसिटी अच्छा था, जिनको हम लोग होमो सैपियंस हैबिलिस बोलते हैं। हैबिलिस मतलब छोटे, बौने, बहुत छोटी हाइट वाले ह्यूमंस, दे वर आल्सो टू इंटेलिजेंट, ठीक है। तो होमो सैपियंस हॉबिलिस, हॉबिलिस मतलब हॉबिट, हॉबिट आपने देखा होगा, है ना, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वगैरह पिक्चर जो है, वहां पे हॉबिट्स दिखाए गए, छोटे छोटे इंसान। हेलो, हैव यू सीन, है ना। तो वैसे वही से वो बेटा इंस्पायर हुए कैरेक्टर हैं। तो एनीवे, तो होमो सैपियंस वगैरह जो चीजें हैं जो है, अभी इसका प्री हिस्टोरिक आर्ट अगर आप देखोगे तो वो है ना, डेवलप्ड एक्चुअली बाय द क्रो-मैग्नॉन मैन। जो भी आपको एक्चुअली जो केव्स वगैरह जो आपको देखने को मिलता है, पेंटिंग वेंटिंग जो भी चीजें देखने को मिलती है, वो सारे एक्चुअली क्रो-मैग्नॉन ने मैन ने बनाए थे अबाउट 18,000 इयर्स बैक। होमो सैपियंस सैपियंस डेवलप इट इनटू 3 रेसेस, ठीक है, व्हाइट रेस, निग्रोइड रेस एंड मोंगोलाइड, ठीक है। तो ये उन्होंने एग्रीकल्चर ये वगैरह बिल्कुल बिल्कुल कर दिया काम। ये है बेटा एंटायर चार्ट जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है, वही इंफॉर्मेशन बेटा नीचे दी है, ठीक है, लाइन बाय लाइन यहाँ पे आप देख सकते हो, सेम टू सेम जो अभी हमने बात की है, वही बातें हैं, वही सारी बातें हैं, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो, ठीक है। एक है इसके बारे में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, वो है हॉर्स का इवोल्यूशन, ठीक है। हॉर्स के इवोल्यूशन के बारे में हमें क्या देखने को मिलता है, देखो
इयोसिन इपोच, यहाँ इपोच आपको देखने को मिलता है, ई ई इयोहिपस नाम से ही समझ में आएगा आपको, ठीक है। हायराकोथेरिया। अब ये बात बिल्कुल अच्छे से याद रखना कि अगर अगर आपको क्वेश्चन आया, क्योंकि अभी हमारे एनसीईआरटी में ये है नहीं, बट आपके प्रीवियस ईयर्स के पेपर में आपको हॉर्स के इवोल्यूशन के बारे में क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन वहां पे कि हॉर्स का इवोल्यूशन पढ़ने के लिए हमने एक्चुअली कौन सी चीज को यूज किया, मतलब उसका कौन सा बॉडी पार्ट। तो इसका आंसर है बेटा उसका लेग्स। लेग जो है ना, लेग्स, उनको हम लोगों ने, जैसे कि हम लोगों ने ह्यूमंस के लिए पता है क्रैनियल कैपेसिटी और पोस्चर, मतलब वो कैसे खड़े रहते थे, है ना, ये जो है इसको हम लोगों ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। वैसे हॉर्स में हमने क्या, ये वही है। तो इनके पास है ना 4 लिम्स विद द 4 डिजिट अवेलेबल थे। इन लिम्स के साथ 3 क्लॉड फिंगर्स थे, ठीक है। ये बहुत छोटे थे, साइज 40 सेंटीमीटर। इनकम्प्लीट, है ना, सीमेंट कवरिंग मोलर टिप, तो मोलर टिप के ऊपर प्रॉपर जो है ना सीमेंट नहीं था। उसके बाद ओलिगोसीन इपोच आया। इसमें जो हॉर्सेस आपको देखने को मिलते हैं वो मिजोहिपस कहलाए जाते हैं। अब अगर आप देखोगे तो बोथ लिम्स विद द 3 क्लॉड फिंगर्स, आप चेंज देख सकते हो, चेंज देखो, ठीक है। और मिडिल फिंगर जो है, लॉन्गर मिडिल फिंगर आपको देखने को मिलता है। तो पैरों की तरफ हमारा बहुत ध्यान है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो मोलर टिप विद द सेरेशन, कस्प उसके ऊपर डेवलप होते हैं। कस्प आप समझते हो ना, इस तरह से ऊपर इस तरह से होते हैं, ये कस्प होते हैं, बराबर है। कभी भी आप दांत को देखोगे तो यू हैव लैक्टिक अपर पार्ट, ठीक है। सो अब ये देखो साइज बढ़ता चला जाता है ना। बोथ लिम्स विद द 3 फिंगर्स, यहाँ पे आपको दिखाई देता है मेरी हिपस बोलते हैं इसको, मेरी हिपस। ये आया था मियोसिन एपोच। बोथ लिम्स विद द 3 फिंगर, मिडिल फिंगर बिकम्स हुक। अब देखो जो मिडिल फिंगर लॉन्ग हुआ था उसका हुक हो गया, ठीक है। एंड लॉन्ग एंड इन डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ द ग्राउंड, और वो डायरेक्ट कांटेक्ट में चला गया। सो मोलर टिप लॉन्ग विद द कंप्लीट सीमेंट कवरिंग एंड विद द सेरेशन। अभी सीमेंट कवरिंग आ गया पूरी तरह से, गम्स पूरी तरह से पैक कर रहा है उसको, और दूसरा सेरेशन भी आ गया। फिर उसके बाद में आता है बच्चों प्लियोसिन इपोच में प्लियोहिपस, नाम से आप समझ जाओगे, देखा प्लियोसिन प्लियोहिपस। बोथ लिम्ब विद द 3rd मिड हुक्ड फिंगर and rest were present in the form of splint bones। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि वो किस तरह से, आप लोग घोड़े का पैर देखा होगा, हॉर्स के पैर आप देखोगे तो आपको बिल्कुल डेफिनेटली देखने को मिलता है ये इस तरह का बेटा हुक्स आपको देखने को मिलते हैं उसके पैर पे, बराबर है ना। तो ये जो चीज आई है बोथ लिम्स विद द 3rd मिड हुक्ड फिंगर, दोनों ही जो 4 लिम्ब और हिंड लिम्ब, बोथ लिम्ब मतलब आप सिर्फ 2 नहीं, चारों, ठीक है, उनमें बेटा आपको हुक फिंगर देखने को मिलते हैं पक्का। बट उसके पीछे एक ऐसा छोटा सा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन भी आपको देखने को मिलेगा, है ना, बैक साइड में। सो दैट्स इट, दैट इज व्हाट द थिंग। अब वो, ठीक है, मोलर टिप लॉन्ग हो गया, सेरेटेड हुआ है एंड विद द कंप्लीट इनेमल कवरिंग, अभी प्रॉपर इनेमल कवरिंग आ गया। इक्वल जिसको हम लोग बोलते हैं, ओनली सिंगल मिड हुक्ड फिंगर इन ईच लिम्ब। अब एक ही बेटा ऐसा आता है, ठीक है, 2 नहीं रहे, एक ही रहा, बहुत बड़ा ऐसा हुक आता है जिससे घोड़ा जो है दौड़ता है। उसके नीचे हम लोग घोड़े की नाल लगाते हैं, वो इस तरह से ऐसा आपको देखने को मिलता है। हम लोग बोलते हैं हॉर्स शू शेप, है ना, तो ये हम लोग लगाते हैं। तो बस ये जो डेवलप हुआ ना एक सिंगल, है ना, इक्वस, तो ये पहले आप इसको नहीं लगा सकते थे, ये इसको नहीं लगा सकते थे, है ना, ना इसको लगा सकते थे। इसको भी आप ये घोड़े की नाल नहीं लगा सकते क्योंकि इसके पास जैसे 2 फिंगर्स थे, जो अब वो खत्म हो गए। देखो only single mid hooked finger in each limb. Now that is what the point. Molar teeth long, serrated and with the complete enamel covering. अभी सीमेंट भी आया, सिरेट भी है और इनेमल का भी प्रॉपर कवरिंग आ चुका है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में ये डेवलप हुआ नहीं, बाकी सारे कॉन्टिनेंट में बेटा आपको हॉर्स का जो डेवलपमेंट है वो देखने को मिलता है। तो ये एक एंटायर पूरा चार्ट है बेटा, ये मैं आपको भेज दूंगा, don't worry about this, ठीक है। So that's it, that is all about what we can say the evolution of the horses। horses के evolution को क्या है बेटा, इयोहिपस, मिजोहिपस, मेरीहिपस, आपको इतना डिटेल नहीं पूछेंगे,
सिंपल चीज पूछेंगे कि आप कौन से पार्ट को देखते हो हॉर्स के डेवलपमेंट में। आपको याद रखना है लेग, ठीक है, या तो लिम्ब्स उसके जो है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो रूप है वो कैसे बनता चला गया, और दूसरा मोलर टिथ का कैसा डेवलपमेंट होता चला गया। इसके बेसिस पे हम लोगों ने हॉर्सेस का इवोल्यूशन को समझा है। फॉसिल्स मिले हैं, फॉसिल्स को हमने कंपेयर किया है, ठीक है, इओहिपस, मिजोहिपस, मेरीहिपस, देन मेरीचिपस बोलते हैं उसको, प्लियोहिपस एंड इक्वस। इक्वस बोलते हैं, आज जो हॉर्सेस प्रेजेंट है उनको हम लोग पता इक्वस कहते हैं। So this is all about what the chapter, that is the what we can say evolution, ठीक है। आपको कोई डाउट है आप पूछ सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। सर फॉसिल से स्किन कलर कैसे पता चलता है? क्या बेटा? फॉसिल से स्किन कलर कैसे पता चलता है? फॉसिल से स्किन कलर कैसे पता चलता स्किन कलर नहीं पता चलता है है? फॉसिल तो से। नीग्रॉइड और कॉकेशियन रेस में कैसे डिवाइड किया फिर? लिविंग मैन, लिविंग मैन। आपको पता है ये फैक्ट है, आप जो साइंस मतलब रियल साइंस में जाओगे ना, तो आपको ये पता चलेगा कि किसी भी साइंटिस्ट को जुरासिक मतलब जो डायनासोर है उनके कलर्स नहीं पता, स्किन कलर हमें बिल्कुल भी नहीं पता है, ठीक है। ये जो हम लोग ग्रीन कलर का डायनासोर, रेड कलर का डायनासोर दिखाते हैं, ठीक है, ये बस हमारी थोड़ी बहुत इमेजिनेशन है कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा कलर होगा, ये सोच है हमारी, ठीक है। तो रियल फैक्ट ये है कि हम लोग स्किन कलर नहीं पता लगा सकते बेटा, क्लियर? यस। हाँ, ये फैक्ट है। ओके, नाउ ये क्या शुरू हो गया? ये देखो डीपीटी, क्या डीपीटी? आपको क्वेश्चन है वो पूछ लेना, अभी रिवीजन क्लास में पूछ लेना, उसमें क्या है, अभी पूछ लो। ओके, चलो तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, अभी 10-15 तो भी क्वेश्चन हो ही जाएंगे, 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स स्टार्ट। देखो ये सबसे पहली चीज अभी हमने पढ़ा एकदम ताजा ताजा, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये 2017 बिल्कुल रिसेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ द हॉर्स। हॉर्स का ऑर्डर कौन सा है, ठीक है। तो देखो इक्वस, इक्विडी, इक्विडी है ना, उसके बाद कैबालस, फेरस है ना, इक्वस कैबालस, इक्वस फेरस, ये जो है ना कैबालस मतलब ये डोमेस्टिक है यार, डोमेस्टिक मतलब जिन हॉर्स को हम लोग लाते हैं, घर में रखते हैं, काम करवाते हैं, रेस दौड़ाते हैं, उस कैबालस है, जिनको हम तबेले में रखते हैं, कैबालस, ठीक है। फेरस जो होते हैं वाइल्ड हॉर्स होते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, बड़े बड़े हेयर्स होते हैं उनके, उनकी टेल भी वैसे ही होती है, उनके पैरों को भी ऐसे ऐसे है ना बढ़िया हेयर्स होते हैं, तो वो जो होते हैं बहुत ही हेल्दी होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं इक्वस फेरस, दे आर द वेरी वाइल्ड हॉर्स, है ना। सो what should be the classification, you know, classification of the horses। अगर आप देखोगे तो आपको चीज देखने को मिलेगी, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, है ना। अगर आप क्लासिफिकेशन देखते हो हॉर्स का तो आपको देखने को मिलेगा वो
क्लास मैमेलिया से बिलोंग करते हैं और ऑर्डर जो है उसका ये है, ठीक है, पेरिसोडैक्टिला, दिस इज द ऑर्डर, है ना, और इस क्वेश्चन का आंसर है ये पेरिसोडैक्टिला, ठीक है। तो व्हाट इज इक्विडी? इक्विडी जो है बच्चों फैमिली है, इक्विडी क्या है? फैमिली। So the horses belong to the family Equidae and the order Perissodactyla. Dactyla मतलब इसको ही हमने इम्पोर्टेंस दिया है, किस तरह से उसका जो जो फिंगर टिप है वो जो है ना इलोंगेट हुआ, मिडिल फिंगर, और उससे हुक बना, और ये हुक जो है प्रॉपरली बेटा सारी बाकी सारी चीजों को रिप्लेस करता चला गया, ठीक है। तो ऑर्डर Perissodactyla, then family Equidae, then genus Equus, Equus का स्पेलिंग हमेशा याद रखना EQUUS होता है, ठीक है। So the Equus and the species ये भी हो सकता है Equus caballus या Equus ferus. Is it clear? Hello, clear है, ठीक है। तो बताओ ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऑफ दिस इज अ Perissodactyla, फैमिली क्या है? Equidae, ठीक है। ये हो गया कार्यक्रम खत्म। इसीलिए पीवाईक्यू जैसे हम सॉल्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि, और मजेदार बात यह है कि ये 2017 का क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है, टू रिसेंट। नाउ अब मैं एक चीज में आपको क्लियर बता दूं कि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा अगर किसी भी चीज को पूछा जाता है वो एक ही पॉइंट है, इवोल्यूशन से क्वेश्चन आया मतलब वो क्वेश्चन होता है एनालॉगस ऑर्गन, होमोलॉगस ऑर्गन, होमोलॉगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन, यही बेटा क्वेश्चन आते हैं बार बार। मतलब आप जितनी बार क्वेश्चन देखोगे आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो होमोलॉगस ऑर्गन कम से कम जो एनसीईआरटी में दिए है वो आपको सही ढंग से दिमाग में होने चाहिए, ठीक है, बहुत क्लियरली आपके बेटा दिमाग में होना चाहिए। नाउ which of the following structure is homologous to the wing of a bird? wing of bird के लिए कौन homologous है बता? wing of bird, dorsal fin of the shark, wings of a moth, hind limb of the rabbit, or the flipper of the whale? Obviously beta flipper of the whale is made from the forelimb, and the wings of the bird are also made from the forelimb, although they have a different functions. So the answer is this one, ठीक है। dorsal fin अलग चीज है, wing of a moth और wing of a bird ये एनालॉगस ऑर्गन हो जाते हैं, ठीक है। हाइंड लिम्ब से कुछ बनता नहीं है, यहाँ पे देखो, ठीक है, हाइंड लिम्ब का कोई कनेक्शन है नहीं। So anyway, following are the two statements regarding the origin of life. दो स्टेटमेंट दिए गए origin of life। पहला दिया गया है the earliest organism that appeared on the earth were non-green, देखो यहाँ पे, and presumably anaerobes। अब भी मैंने बताया था आज के क्लास में पहला ही स्टेटमेंट याद है ना, ये स्टेटमेंट। उसके बाद the first autotrophic organisms were the chemoautotrophs that never released oxygen, ये अलग है। तो आपको ये 100% बच्चों क्लियर होना चाहिए कि पहला जो ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर आया, ठीक है, द अर्लीस्ट ऑर्गेनिजम्स वेयर नॉन ग्रीन एंड एनारोबिक, बिल्कुल सही है, ठीक है। बट द फर्स्ट ऑटोट्रॉपिक जो भी ऑर्गेनिज्म आया वो डेफिनेटली बच्चों केमो ऑटोट्रॉप ही थे, तो केमो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म ही थे, और वो कभी ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते थे। मतलब फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म आए, फिर फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजन डिलीवरिंग ऑर्गेनिजम्स का ओरिजिन हुआ। तो इस सीक्वेंस को आप समझ जाओ, समझ गए? हेलो, क्लियर है क्या? तो बताओ बेटा आंसर क्या है बच्चों? व्हाट इज द आंसर? आंसर इज आंसर। सो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। बाकी सारी चीजें आपको लगती नहीं कि करेक्ट होनी चाहिए? Anyway, एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आर अ रिजल्ट ऑफ, एनालॉगस स्ट्रक्चर क्यों आते हैं? यहाँ पे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक पॉइंट सोर्स है, यहाँ एक पॉइंट सोर्स है, ये अलग स्ट्रक्चर है, ये अलग स्ट्रक्चर है, बट उन्होंने एक ही फंक्शन करना शुरू किया। तो इसे मैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन तो कभी नहीं बोलता,
बराबर है ना। इसे मैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन नहीं बोलता, तो इसे मैं क्या बोलता हूँ, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहता हूँ। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, क्योंकि ये कन्वर्जेंस दिखाई दे रहा है आपको क्लियरली, है ना। यहाँ पे अलग स्ट्रक्चर है, यहाँ पे अलग स्ट्रक्चर है, एनाटॉमी अलग है, बट फंक्शन उन्होंने एक जैसा करना शुरू कर दिया। ये इसको हम कन्वर्जेंट, शेयर्ड एंसेस्ट्री भी बेटा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का ही होता है, ठीक है। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का ग्राफ मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि मीन वैल्यू जो आती चली जाती है, तो उससे कुछ अलग कैरेक्टर थोड़ी डेवलप होते हैं, तो एक ही प्रकार का कैरेक्टर जो है ना, आगे 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 चलता चला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है डेफिनेटली बेटा, है ना, आंसर बी है। फोर लिम्स ऑफ अ कैट, देखो लिजर्ड यूज्ड इन वॉकिंग, ठीक है। कैट और लिजर्ड वॉकिंग के लिए फोर लिम्स को यूज करते हैं। फोर लिम्स ऑफ द व्हेल यूज्ड इन स्विमिंग एंड फोर लिम्स ऑफ द बैट्स यूज्ड इन फ्लाइंग आर एग्जांपल्स ऑफ। अब आपको बिना ऑप्शन देके भी आंसर आता है यार इसका, है ना। मतलब ये देखो स्ट्रक्चर सेम है, फोर लिम्ब फोर लिम्ब फोर लिम्ब, बट फंक्शंस अलग अलग है। तो जब भी स्ट्रक्चर सेम हो, फंक्शंस अलग अलग हो, तो मैं होमोलॉगस ऑर्गन बोलता हूँ उनको, है ना। या तो, है ना, यहाँ देखो ये आंसर है मेरा होमोलॉगस ऑर्गन, है ना, कोई मुश्किल बात है नहीं। नेक्स्ट आगे, which of the following are analogous structure। अभी इसमें से एनालॉगस कौन है, इसका मतलब हमें होमोलॉगस कौन से ये, है ना, एलिमिनेट करने हैं। विंग ऑफ द बैट एंड द विंग्स ऑफ द पिजन, बताओ। विंग ऑफ द बैट एंड द विंग्स ऑफ द पिजन, दोनों के पास विंग्स है ना। गिल्स ऑफ द प्रॉन एंड द लंग्स ऑफ द मैन, हॉर्न ऑफ द बोगनवेलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ द कुकुरबिटा, ये 100% बेटा होमोलॉगस है, एनसीईआरटी में दिया गया। Flippers of the dolphin at the legs of the horse, obviously बेटा ये भी जो है बच्चों 100% है। Which one of the following are analogous structure? Analogous मतलब जिनका स्ट्रक्चर अलग अलग है और फंक्शन एक जैसा है। अब प्रॉब्लम क्या है, wings of the pigeon are functionless, they don't fly, समझ रहे हो, है ना। Although they have a same structure but they don't fly, you know, the wings of the pigeon, करेक्ट है क्या? सर पिजन तो फ्लाई करता है ना। हाँ ठीक है। और विंग्स ऑफ बैट बेटा दे डोंट फ्लाई, करेक्ट है क्या? तो नहीं है, दोनों ही फ्लाई करते हैं, बट डिफरेंस क्या है, विंग्स द फंक्शन सेम है, बोथ आर फ्लाइंग, बट द स्ट्रक्चरली दे हैव समवॉट डिफरेंसेस। विंग्स ऑफ द pigeon are actually developed due to the arrangement of the feathers on the forelimbs, and the wing of the bat is actually developed due to the increasing length of the fingers, ठीक है। तो फिंगर जो है फैलेंजेस, उनकी लेंथ बढ़ी और उनके बीच में बेटा ऐसे, है ना, बीच बीच में जो है पैड्स आए हैं, टिश्यू पैड्स, जिनकी वजह से उनका जो है बेटा विंग डेवलप होता है। आल्दो, तो इसीलिए इसका भी ह्यूमरस मतलब जो है फोर लिम्ब है, फोर लिम्ब से ही बना है, ठीक है। फंक्शन एक जैसा कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसको देखना है, इसलिए ये परफेक्टली एनालॉगस है नहीं। समझ में आया क्या बेटा, ये समझ में आया क्या बेटा? Wings of bat are for the flying, wings of the pigeon are for flying, both are wings, both are developed even from the same structure। हेलो, बात को थोड़ा देख, फंक्शन भी सेम है यार, ठीक है, और स्ट्रक्चर भी सेम है, बट जो स्ट्रक्चर ओरिजिन सेम है, स्ट्रक्चर एक्चुअली सेम नहीं है, ओरिजिन सेम है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, इनके जो विंग्स बनते हैं बच्चों, ये फ्लाइंग के लिए होता है, ये भी फ्लाइंग के लिए है, तो ऐसा तो नहीं कि फंक्शन अलग है, नहीं है, ठीक है। तो फिर यार ओरिजिन भी सेम है, क्योंकि दोनों के ही विंग्स बच्चों फोर लिम्ब से ही बने हुए हैं। तो फिर इसको कहेंगे क्या, मैं उतना ही आपसे पूछ रहा हूँ, व्हाट आई विल से इट, एनालॉगस और होमोलॉगस। तो क्योंकि ओरिजिन सेम है ना, तो इसलिए मैं ओरिजिन को ज्यादा वैल्यू देता हूँ, बेटर देन द फंक्शन। हेलो, अरे समझ रहे हो आप, है ना। तो सो दैट दे आर आल्सो कंसीडर्ड एज ए होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स, ठीक है। सो नाउ यहाँ पे आता है हमारा ये आंसर है, गिल्स ऑफ द प्रॉन एंड द लंग्स ऑफ द मैन, ये एनालॉगस है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीजों से बने हुए हैं, बट फंक्शन एक ही कर रहे हैं, वो है बेटा रेस्पिरेशन और व्हाटएवर द ब्रीदिंग।
क्लियर है क्या? सर हाँ बोलो। फ्लिपर्स और लेग भी तो मूवमेंट के लिए काम आते हैं, तो फिर वो भी तो। टिपर्स ऑफ डॉल्फिन क्या बेटा? और फ्लिपर्स और लेग्स दोनों का फंक्शन एक ही है ना, लोकोमोशन के लिए। नहीं नहीं नहीं, लेग्स ऑफ हॉर्स अगर आप देखोगे लोकोमोशन के लिए है, बट अलग अलग जगह पे है, ठीक है, डिफरेंट जगह पे है, तो फंक्शन तो सेम ही है ना। फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन, लेग्स ऑफ हॉर्स, तो अलग अलग फंक्शन है विद सेम ओरिजिन। तो वो भी तो एनालॉगस होना चाहिए ना। क्यों एनालॉगस होंगे? एक ही चीज से बने हैं, फोर लिम्ब से ही बने हैं, अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं, अच्छा, एनालॉगस क्यों ओके होंगे? सर, यस सर, यस सर। है ना? ठीक है, ऑप्शन ए थोड़ा सा टेढ़ी की है, क्यों? क्योंकि सेम फंक्शन और सेम स्ट्रक्चर है। क्लियर है क्या रे? यस सर। हाँ सेम, बट हम लोग ओरिजिन को ज्यादा वैल्यू देते हैं। ओरिजिन कहाँ से आया बेटा, कहाँ से आया? अच्छा, तू भी फोर लिम्ब से बना, तू भी फोर लिम्ब से बना, बट ये फोर लिम्ब से बना है, बट इसके फोर लिम्ब से फिदर बने और फिदर से बेटा विंग्स बने। ये इसका क्या हुआ, इसके जो जो फिंगर्स होते हैं उनकी लेंथ इतनी बढ़ गई और उनमें जो फ्लैप्स डेवलप हुए उनसे बेटा उसका विंग बना। तो एक्चुअली स्ट्रक्चर उतना सिमिलर है नहीं, ठीक है। सो दैट्स इट, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। आगे चलते हैं। द आई ऑफ द ऑक्टोपस एंड आई ऑफ a cat show different pattern of the structure, ठीक है, ये दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, अभी यार बिल्कुल सिंपल चीज है यार ये, है ना? अच्छा, इसमें से कौन बता पाएगा कि क्या डिफरेंस होता है यार आई ऑफ ऑक्टोपस और आई ऑफ कैट में? क्या डिफरेंस क्या है? सर ओरिजिन। ऑक्टोपस 50 डिग्री देख सकता है अपने। आंसर तो बी है, दोनों ही एनालॉगस ऑर्गन्स हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर से आए हैं, दैट हैव इवॉल्वड ड्यू टू द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन से बने हुए हैं, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि इसका मतलब अगर वो एनालॉगस है तो उनका ओरिजिन अलग अलग स्ट्रक्चर से आया है ना, डिफरेंट ओरिजिन सेम फंक्शन, ठीक है, डिफरेंट ओरिजिन सेम फंक्शन, ठीक है। तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है, एनालॉगस है। माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, ऑक्टोपस का जो आई है और ह्यूमंस का जो आई है या कैट का आई है, इनका ओरिजिन अलग अलग हुआ है, इसका मतलब क्या है? मतलब ओरिजिन कैसे हुआ? ठीक है, ऑक्टोपस की आई जो होती है उसमें जो आप है ना, थोड़ा पढ़ लेना इसके बारे में, टर्म लेयर्स, इसके बारे में पढ़ना ज्यादा करके। रेटिना, ठीक है, रेटिना ऑफ द ऑक्टोपस आई एंड द रेटिना ऑफ द ह्यूमन आई, ओरिजिन, इसके बारे में पढ़ना आपको। एग्जैक्टली बेटा मैं चाहता हूँ आप पढ़ो इसको, क्योंकि आप इसको जितना खुद से पढ़ोगे ना उतना बेटा मतलब है ना, आपके पास रिसोर्सेस है, सर्च इंजन में डालोगे तो भी आ जाएगा। तो रेटिना के बारे में पढ़, क्या पढ़ना है बेटा? रीड अबाउट द रेटिना। जो भी पढ़ेगा वो है ना बता सकेगा आंसर क्या है। तो यहाँ पे आते हैं द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स which differ different evolutionary history evolve a similar phenotypic adaptation in a response to a common environmental challenges। अब ये मार्सुपियल्स और प्लेसेंटल मैमल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया वाला एग्जांपल हमने पढ़ा है, ये चीज मैंने आपको इवन बेटा एक्सप्लेन की है। और ये ऑब्वियसली क्या है बच्चों? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है, ऑल्दो इट इज एन एडाप्टिव रेडिएशन, बट क्योंकि अलग अलग सोर्सेस से वो हो रहा है ना, बट एक ही जगह पे रहने की वजह से उनमें कॉमन फंक्शंस आने शुरू हो गए। So they are showing common functions, common structural similarities and all the things, but their ancestors are different, different ancestors से आए हैं। marsupials, ठीक है, as well as the placental mammals in the Australia, इनका आप लोगों ने एग्जांपल देखा है। I hope you got it। हेलो, क्लियर है क्या बेटा? यस सही है ना? यस The सर। process by which organisms with a different evolutionary history, मतलब अलग अलग ancestor से आए हैं, फिर भी वो एक जैसे ही होते हैं, है ना, एंटीटर एंटीटर,
ग्लाइडर ग्लाइडर, है ना, वॉल्व वॉल्व, ये हमने पढ़ा मार्सुपियल प्लासेंटेशन प्लासेंटल्स में, ठीक है। तो ये बिल्कुल कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। नाउ variations in a gene frequencies within the populations can occur by chance। अब आप बता सकते, तो मैंने बार बार बताया, बाय चांस दिखते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए सर? जेनेटिक ड्रिफ्ट। सर ये क्या होता है? जेनेटिक लोड क्या इन्होंने दिया है? ये क्या ऑप्शन है? मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखो। जेनेटिक लोड क्या है, बाकी ये मैंने बता दिया, रैंडम मेटिंग, जेनेटिक फ्लो क्या है, व्हाट इज जेनेटिक लोड। अभी ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन पता होना चाहिए कि मतलब क्या है। बिल्कुल बच्चा, सही बात। रिसेसिव ट्रेट होते हैं, मतलब देखो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, ठीक है, पॉपुलेशन में है तो बेटा प्लांट टॉल दिखाई दे रहे हैं, बट कैपिटल टी स्मॉल टी भी तो है। अभी स्मॉल टी एक ही है। अब ये डार्क दिखाई दे रहा है, बट ये वाला रेसेसिव वाले जो है ना, ये अभी भी दबे पड़े हैं, वो दिख नहीं रहे हैं, बट है, पॉपुलेशन में है वो, ठीक है। तो डेफिनेटली बेटा डोमिनेंट एलील को जिम्मेदारी होती है कि जो रेसेसिव लीथल कैरेक्टर है उनको दबा के रखे। बट अगर सपोज ये जो डोमिनेंट एलील बेटा अगर म्यूटेट हो गया, कुछ भी हो गया, तो फिर रेसेसिव जो लीथल कैरेक्टर से डिसीज वाले कैरेक्टर है वो अचानक से आ जा सकते हैं। इसीलिए डोमिनेंट वाले के पास है ना लोड है इसको कंट्रोल करने का। होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी तो ये जेनेटिक लोड उभर करके सामने आता है। एनीवे, सादी भाषा में हम लोग समझते हैं बच्चों, खराब चीजें हैं दुनिया में, बट अच्छे लोग भी हैं, ठीक है। तो अच्छे लोगों ने दुनिया को संभाल करके रखा है। अगर सारे ही लोग एकदम से खराबी करने लगेंगे तो ये दुनिया नहीं चल पाएगी, ठीक है। यही है जेनेटिक लोड, ठीक है। सो बस आपको यही समझना है, यही इतना सिंपल सा साधारण सा बेटा गणित है। तो आज हम लोग यहीं पे रोकते हैं बच्चों, इसके आगे नहीं बढ़ते। डेफिनेटली हमारा जो भी अभी नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग कुछ पॉइंट्स यहाँ है ना, थोड़े से फाउंडेशन वालों को भी मैंने प्रॉमिस किया है, तो 2-4 पॉइंट मैंने मॉलिक्यूलर के बोलने हैं, उसके बाद इवोल्यूशन के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इन योर व्हाट वी कैन से द रिवीजन क्लास, ठीक है। सो आज के लिए बस यहाँ पे रोकते हैं बच्चों, थैंक यू। अभी मैं थोड़ी देर बाद में आपको क्वेश्चंस भेजूंगा एनसीईआरटी बेस्ड, तो सब लोग उसको सॉल्व करो। इट्स सिंपल, नोट्स इसमें बनाना। आप- क्या बेटा? नहीं, आप बोलो यार। हाँ, नोट्स बनाना सिंपल है यार, नोट्स बनाना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं कि हर चीज लिखते चले जाना है। उस दिन हर्षिता से भी मुलाकात हुई थी तो मैंने उसको बताया नोट्स बनाना इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग सब कुछ लिखो। डोंट राइट एवरी पॉइंट। नोट्स का मतलब होता है कि आप सिर्फ बुलेट पॉइंट्स लिखते चले जाओ, और वो जो पॉइंट देखने पर आपको सारी चीजें याद आनी चाहिए। सपोज आपने ह्यूमन इवोल्यूशन लिखा, तो ह्यूमन इवोल्यूशन लिखोगे तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे आप? तो पहला पॉइंट मैं लिखूंगा प्राइमेट्स, क्योंकि मुझे पता है कि सब कुछ प्राइमेट से आया है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं एक्चुअली ह्यूमन इवोल्यूशन पे लिखूंगा तो मैं पहला पॉइंट क्या मैं लिखूंगा? ट्रायोपिथिकस। ट्रायोपिथिकस, उसके बारे में बाकी कुछ नहीं लिखूंगा, मैं ट्रायोपिथिकस लिख दूंगा, और मे भी हो सकता है कि उसका है ना बस उसको छोड़ दूंगा। तो जब भी मैं उसको पढ़ता हूँ, whenever I will revise it, I will remember everything about the Triopithegus कि मैंने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है। So that way you make a efficient notes. Efficient notes का मतलब होता है just write down the bullet points what you feel। तो मुझे बस ये लिंक दे दे, हिंट दे दे, और उससे फिर आप रिकलेक्ट करो कि आपके ब्रेन में क्या क्या है उसके बारे में। क्योंकि हम लोगों ने जेन्युइनली ये फील करते हैं बेटा कि जैसे ही हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हैं तो हम ब्लैंक हो जाते हैं, हमें कुछ याद नहीं आता। जब तक हमें क्वेश्चन ना दिया जाए हमें याद नहीं आता ना, क्या याद आता है? और हर किसी का ब्रेन ऐसे ही काम करता है। तो बुलेट पॉइंट्स लिखो, एग्जांपल्स लिखो, ठीक है। इसी को हम लोग शॉर्ट नोट्स बोलते हैं, और ये नोट्स आप जितना अच्छा बनाओगे, ठीक है, पूरे के पूरे स्टेटमेंट लिखना ये वो उसमें बहुत समय जाता है, रिवाइज नहीं कर पाते मतलब सही ढंग से, ठीक है। बाकी डायरेक्टली एनसीईआरटी पढ़ो, बिना नोट्स वाला डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ो, और जब भी आपके हाथ में एनसीईआरटी नहीं है तो उसके बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए। वो पॉइंट पढ़ के ही आपको याद आना चाहिए कि आपने क्या क्या पढ़ा था। इससे इतना इफेक्टिव रिवीजन होता है कि आपका ब्रेन उसके बारे में हर चीज बताने की कोशिश करेगा।
ठीक है, एंड यू नो एवरीथिंग। क्लियर है लोग? ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय। बाय सर, थैंक यू।